GSTR 9 and 9C, that is GST audit and annual return for financial year 1920. Friends, जैसे कि हमने 17-18 और 18-19 की ऑडिट, GSTR ऑडिट हम सब ने करी है, और चूंकि GST अपने आप में एक काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, तो हर बार कुछ ना कुछ इसमें डाउट्स आते रहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी आई होप कि आप सबके यू आर अंडर प्रोसेस फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न। सो आपके काफी डाउट्स और क्वेरीज इसमें रेज हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेमिनार में आपके सारे डाउट्स हमारे जो एक्सपर्ट है सी अरुण छाजेर जी, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। फर्स्ट 3 to 4:30 तक वो आपके जो भी सेमिनार में आपको 9 और 9C का पॉइंट टू पॉइंट सारा डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट हाफ एन आवर में वो आपसे क्वेरीज भी लेंगे। फ्रेंड्स, चूंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं जीएसटी के अंदर जो 17-18 में जो ऑडिट हुई है और एनुअल रिटर्न आप लोगों ने फाइल करी है, डिपार्टमेंट उसके भी नोटिस इश्यू करने लग गया है। तो वी हैव टू फाइल आवर जीएसटी ऑडिट वेरी केयरफुली, एंड वी शुड आल्सो मेंटेन आवर क्वालिटी ऑफ ऑडिट, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी ऑडिट को रिमूव कर दिया without considering any limit of turnover. So that is not good for chartered accountants as well as for businessmen also. Businessmen के लिए इसलिए ठीक नहीं है कि जो भी हम लोग जीएसटी ऑडिट फाइल करते हैं, तो बिजनेसमैन को उसकी जो भी कमियां होती है, जो भी मिस्टेक्स होती है, वो एट द टाइम ऑफ ऑडिट पता चल जाती है और वी करेक्ट देम। तो आगे डिपार्टमेंट से कोई भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उससे बिजनेसमैन भी बच जाता है। सो वैसे ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल, आप सभी जानते हैं कि लगातार हम लोग प्रोफेशनल के लिए काम कर रहे हैं, और जो हमारा स्लोगन है फॉर प्रोफेशनल्स बाय द प्रोफेशनल्स। तो हम लोग जल्दी ही हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी एंड जो हमारे प्रेसिडेंट सर है सचिन सिन्हा जी, उनके लीडरशिप में हम लोग जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो ऑडिट रिमूव इन्होंने प्रपोजल किया है उसको डिलीट करें, इस हेतु हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। वैसे GSTR 9 एंड 9C में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूं 18-19 वर्सेस 19-20, ज्यादा कुछ तो हमारे अरुण जी सब बताने वाले हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बट 19-20 में द मेजर डिफरेंस जो मेरे को लगा कि जो टेबल 6 के अंदर हम लोग इनपुट लास्ट ईयर जो हम लोग फाइल करते थे, तो इनपुट जो चाहे वो इनपुट ऑन गुड्स हो, चाहे इनपुट ऑन सर्विसेज हो, चाहे इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स हो, हम लोग उसको एक ही कॉलम में टोटल इनपुट को इनपुट्स के कॉलम में मेंशन करते थे। बट इन 1920 गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन 79/2020 के जरिए कह दिया है कि अब आपको कैपिटल गुड्स का जो भी इनपुट है वो अलग से शो करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो इनपुट जो ऑन गुड्स एंड इनपुट ऑन सर्विसेज, इसको आप कंबाइंड लिख सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स का इनपुट आपको अलग से शो करना पड़ेगा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अवर इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स। तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अवर चेयरमैन सर सीए जितेंद्र अरोड़ा जी। सीए जितेंद्र अरोड़ा जी इज चेयरमैन ऑफ indirect tax committee, and CA Sanchit Gupta ji, he is vice chairman of indirect tax committee, and CA Neha Suneja ji, she is also vice, thank you ma'am, she is also vice chairman of indirect tax committee. पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को, जो कि बहुत ही मच नीडेड था ये सेमिनार, और अभी सभी लोग चार्टर्ड अकाउंट हमारे प्रोफेशनल्स इस ऑडिट में लगे हुए हैं, तो उनकी सारी जो क्वेरीज में उम्मीद करता हूं कि आज उनकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। हमारे अरुण छाजेर जी हमारे साथ मौजूद है। सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू सीए जितेंद्र अरोड़ा जी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। ओवर टू जितेंद्र अरोड़ा जी। थैंक यू अटल जी, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल
like to welcome Shri Arun Chhajer ji for accepting our kind proposal. And in just brief words, I would like to share the introduction of Mr. Arun Chhajer. He is a chartered accountant as well as company secretary, having post-qualification experience of 12 years. He worked with TCS and ICICI Bank also. Now, from 2017, he is doing his own practice, and he is a guest speaker for today, as the topic has already been explained by Mr. Atalji, which is a hot and burning topic among all the chartered accountants, as the government of India has tried to remove Section 35(5) of the GST Act in 2021 budget. There is a big hue and cry among the chartered accountant because there are a number of reasons this audit was introduced by the government of India. Now, on the shelter of doing ease of business, they are trying to remove it because there are so many reasons for which this audit was introduced. And this audit was when introduced, it was, but it's very clear from the government point of view. We are putting major responsibility on the shoulder of professionals, and we would like to administer at the minimum end or minimum cost, or they will be ease of doing. But in the reality, the government is going in the other direction. They have introduced this section without consulting the professional body. We are preparing it a representation that government should not remove this section 35(5) because of number of reasons. But first of all, it is a new and evolving law. It is not an income tax or central excise or whatever it is. In almost 3.5 years, more than 923 changes. If the figures are not correct, but are the estimated 923 changes in 3 years. It is a rapid and evolving law. So it is very difficult for professionals to understand and comply it. How the businessman can comply these types of law? Government also understand there is a need of audit, but I don't know, without consulting, they have taken this step. We are going to represent in a detailed manner. I would not take much of the time and put my again thanks to Arun Chhajer ji for accepting our proposal. Now I handing over mic to our president, Mr. Sachin Sinha ji. Over to you, Sinha ji. Thank you so much, sir. Welcome, Arun ji. Yes. And Sachin sir, आपका वीडियो नहीं आ रहा है. Good afternoon, friends. So, friends, this is the first webinar of the current committee, that is the committee formed on 2nd of February 2021, and this committee will work for the year 21-22. And I am I would like to congratulate the whole indirect tax committee team for their hard work, because they have this is their effort which brings this program possible. And they have contacted Arunji, and I am very much thankful to Arunji for giving the consent and accepting our proposal for the today's program. I'll not take much time because already Atalji, our Vice President and Chairman Sahab, are already given the brief of the program. So I'd like to hand over the mic to Sanchitji for the next level of program. Thank you so much. Thank you, Sachinji. I think already Arora ji has given such a wonderful introduction of Shri Arun Chhajer ji. So I request Arun ji to please start the seminar. Sure. Thank you so much. Thank you so much to all the dignity, Sachin sir, Arora sir, Atal ji, Neha ji, and Sanchit ji, for providing me the wonderful opportunity to share my view among the professional. स्लोगन रियल में काफी अट्रैक्टिव है, एंड उसी स्लोगन के अकॉर्डिंग आप लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं, देख के काफी अच्छा लगता है. सो द टुडे टॉपिक इज द GSTR 9 and 9C. जैसा अटल जी ने ब्रीफ किया, मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द टेबल 6 व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. आज का जो डेलिब्रेशन है, इस डेलिब्रेशन को जो मैंने डिवाइड किया है, वी विल नॉट गो बाय टेबल वाइज, रेदर वी शुड टेक
इश्यू बेस्ड डिस्कशंस कि क्या क्या इश्यूज हैं और इसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माय डेलिब्रेशंस. So I hope it's visible. Fine. Brief overview. अगर मैं बात करता हूं 9 और 9C की एप्लीकेबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, अप टू 2 करोड़ अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है तो ऑप्शनल है GSTR 9 और 9C एप्लीकेबल ही नहीं है. अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, GSTR 9 annual return become mandatory, but 9C not required because new proviso has been inserted on 79 notification number 79. वहां पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन ने प्रोवाइजो इंसर्ट किया हुआ था, वहां पे 18-19 के साथ में 19-20 भी ऐड कर दिया. अगर मेरी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9 तो एप्लीकेबल है, 9C भी मैंडेटरी हो जाएगा. हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिगार्ड में. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. 9C या 9 के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ CGST एक्ट. एग्रीगेट टर्नओवर में हम पैन इंडिया की टर्नओवर लेते हैं और उसमें क्या लेते हैं? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक्सपोर्ट. 2 ट्रांजैक्शन हम इंक्लूड नहीं करते. एक तो रिवर्स चार्ज में अगर किसी ट्रांजैक्शन की टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है मेरे ऊपर बिकॉज ऑफ द रिवर्स चार्ज, दैट विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज इट इज इनवर्ड सप्लाई एंड GST के पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना. Now the word exempt supply again has been defined in section 2 clause 47, which include nil rated supply, fully exempted by way of notification or non-taxable supplies. Non-taxable again has been defined 2 clause 78 और non-taxable का मतलब क्या हुआ? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टैक्स लेविएबल भी नहीं है. To layman language, I can say the 1+5. What is 1+5? 1 is alcoholic liquor for human consumption and 5 is 5 specified petroleum product. Petrol, diesel, HSD, aviation turbine fuel, natural gases. Now, very simple question. अगर मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड एक क्लाइंट है जिसकी सप्लाई क्या चीज की है? पेट्रोल पंप की, और साथ में वो लुब्रिकेंट भी सेल करता है. पेट्रोल की सप्लाई 3 करोड़ है और लुब्रिकेंट की मात्र 3 लाख रुपए. क्या इसके ऊपर 9 और 9C एप्लीकेबल है? हमने अभी पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में हम टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करते हैं और नॉन टैक्सेबल क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है. तो देयरफॉर इन दिस केस माय एग्रीगेट टर्नओवर इज 3 करोड़ 3 लाख. सो GSTR 9 इज मैंडेटरी एंड अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे लिए 9C भी मैंडेटरी हो जाएगा. सिंपल एग्जांपल नंबर 2. अगर मान लो मेरी टर्नओवर MP में 3 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश में 2 लाख की है और दिल्ली में कोई टर्नओवर नहीं है. एज्यूम करता हूं आप इसको रीड करें 1920 और इसको 3 की जगह 5 करोड़ रीड करें. एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया टर्नओवर काउंट करनी है. इसका मतलब तीनों की जो टोटल होगी वो टोटल मेरी ग्रेटर देन 5 करोड़ है. तो जैसे ही ग्रेटर देन 5 करोड़ हो गया, मेरी मध्य प्रदेश की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, मेरी उत्तर प्रदेश की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और मेरी दिल्ली जिसकी स्टेट में तो कोई टर्नओवर नहीं है, उस GSTI नंबर में तो कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है. Therefore 9 and 9C would be applicable to all the 3 GSTI number. Relaxation, मैं
ये वाला पॉइंट आप ऑलरेडी अटल जी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास 18-19 में या 17-18 में क्या रिलैक्सेशन था। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को मैं क्लब करके सिर्फ इनपुट में डिस्क्लोज कर सकता था, बट अगर मैं 1920 की बात करूं, ये कैपिटल गुड्स यहां से एक्सक्लूड कर दिया। दिस हैज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली, बट यस, इनपुट एंड इनपुट सर्विस को क्लब करके आज भी मैं इनपुट की टेबल में, इनपुट के हेड में मर्ज करके दिखा सकता हूं। रेस्ट ऑल द रिलैक्सेशन आर सेम। टेबल 4 जहां पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट इंक्रीज्ड और अमेंडमेंट डिक्रीज ऑप्शनल थे, सेम कंटिन्यू किया गया। टेबल 5 सेम क्रेडिट डेबिट नोट और अमेंडमेंट प्लस और माइनस ऑप्शनल था, वो भी ऑप्शनल है। टेबल 6 सिर्फ एक चेंजेस है, और 6C और 6D जो आरसीएम के बाइफर्केशन की बात करता है, टेबल 6C एंड टेबल 6D which you can merge and entirely report in the 6D. टेबल 7 वहां पे वो अलग अलग रिवर्सल की बात करता है। आईटीसी रिवर्सल के रिगार्ड में टेबल 7 है। टेबल 7 लाइक रिवर्सल एज पर द रूल 37, रिवर्सल एज पर द रूल 39, रिवर्सल एज पर द रूल 42-43, as per 17.5, that you can club entire in the 7H, that is other reversal. Table 8, that is 8A to 8D duly signed PDF फॉर्मेट की बात करता था कि अगर आपके फिगर में कोई डिफरेंस है, you can have the option to attach the reconciliation. टेबल 15, टेबल 16 ऑप्शनल है। 15 डिमांड एंड रिफंड के बारे में बात करता है, 16 डीम्ड सप्लाई की बात करता है। टेबल 17 एंड टेबल 18 दीज आर आल्सो ऑप्शनल, एंड टेबल 19 लेट फीस एंड पेमेंट की बात करता है। अब हम बात करते हैं पहला इश्यू, सभी को क्लैरिटी है। अब स्पिल ओवर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पिल ओवर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी को ध्यान है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए तो सीबीआईसी ने प्रेस रिलीज इश्यू की थी, जिसके रिगार्ड में हमें यह क्लैरिफाई हो चुका था कि हमें स्पिल ओवर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं लेना है। हमें उस टेबल में, हमें जीएसटीआर 9 में सिर्फ 18-19 का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है। व्हाट अबाउट 19-20? व्हाट अबाउट 19-20? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो वो प्रेस रिलीज इश्यू की गई थी 18-19 के लिए, क्या वो इफेक्टिव है 19-20 के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि वो क्लियरली सिर्फ 18-19 की बात करता है। तो आज की सिचुएशन क्या है? अगर आप जीएसटीआर 9 के फॉर्म में जो अमेंडमेंट किया था नोटिफिकेशन 79 से, उसमें एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया है। जीएसटीआर 9 के फॉर्म में एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया है, वो इंस्ट्रक्शन 2 कैपिटल ए है। वो क्या कहता है? 4 टेबल, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 और टेबल 7। 4 किसके रिगार्ड में? आउटवर्ड सप्लाई, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। 5 किसके रिगार्ड में? आउटवर्ड सप्लाई, जिसके रिगार्ड में मुझे कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। टेबल 6 आईटीसी टेकन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और टेबल 7 आईटीसी रिवर्स्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इन 4 टेबल में आपको सिर्फ उस ईयर का डेटा डिस्क्लोज करना है, उस ईयर का डेटा रिपोर्ट करना है जिस साल का आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाय नाउ there is no requirement of the press release, because the instruction is made so that there will be the fixed rule for drafting the GSTR 9, for preparing the GSTR 9. अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके 1920 में टर्नओवर 60 लाख है, सॉरी आईटीसी 60 लाख है। आपने कैसे क्लेम किया होगा 60 लाख को? सर 3B में, जीएसटीआर 3B में 1920 में मैंने 53 लाख ऐड किया टेबल 4A में।
53 में 3 लाख क्या था? पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर। और जो बचा 10 लाख का, वो 10 लाख कौन सा है? जो 1920 का है, बट मैंने कब क्लेम किया? इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर। कैसे रिपोर्ट करूंगा? आई कैन से 53 लाख में 3 लाख तो पीछे वाले साल से बिलोंग करता है, 50 लाख 1920 से बिलोंग करता है। अभी हम जिस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमें टेबल 6 में बाइफरकेशन देना है वो सिर्फ करंट ईयर का देना है। इसका मतलब क्या हुआ? टेबल 6A में जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आएगा वो आएगा 53 लाख, नो डाउट, बिकॉज इट विल बी बेस्ड ऑन द GSTR 3B टेबल 4A 5 पार्ट। बट आपको डिस्क्लोज क्या करना है? यहां पे टोटल डिस्क्लोज आपको 50 लाख करना है। सो बैलेंस क्या होगा? 3 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लीव एज इट इज। टेबल 6J वहां पे 3 लाख रुपए का नेगेटिव वैल्यू आएगी, लीव एज इट इज। अगर 9C एप्लीकेबल है, यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई देयर इज ए डिफरेंस। बट GSTR 9 वैसे भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यू कैन लीव एज इट इज। टेबल 13 जो बात करता है 1920 का कोई ट्रांजेक्शन है और 1920 के ट्रांजेक्शन को हमने टिल सितंबर 20 अगर क्लेम किया है तो वो अमाउंट मुझे रिपोर्ट करना है। सो ये जो 10 लाख रुपीज है, इट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 13। वेरी सिंपल। मूविंग अहेड, अगर मैं 1920 के रिगार्ड में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन की बात करता हूं, तो अगर बीइंग एन ऑडिटर मुझे चेक करना है ITC, तो मैं कह सकता हूं कि 1920 को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पार्ट में क्यों? क्योंकि इन 4 पार्ट में, इन 4 पीरियड में ITC लेने के रिगार्ड में रूल में थोड़ा डिफरेंस था, प्रोविजन में थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा चेंजेस आया था। पहला 9th of October 2019 रूल 36(4) हैज बीन इंसर्टेड, जो अपर कैपिंग की बात करता था। अगर आपके 2A में ITC इनवॉइसेस अपीयर हो रहा है उतनी आप ले सकते हैं, या 10% 20% मैक्सिमम ले सकते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो। कहने का मतलब 9 अक्टूबर के पहले एज सच कोई प्रोविजन नहीं था which require us to make the comparison with the 2A. In turn, in other word, I can say अगर मेरे ITC में मिसमैच आ रहा है कंपेयर टू 2A and till this date, as per the provision I am not required to do so, you immediately can raise a counter question. सर कैसे बात कर रहे हैं, प्रोविजन तो था। I do agree that there was a section 41 and the 42 which talks about the matching and mismatching concept, but 41 का जो corresponding rule है वो किस फॉर्म की बात करता था? GSTR 2 की बात करता था, GSTR 3 की बात करता था। 3 और 3B तो चलो मैटर क्लोज हो चुका, पर क्या GSTR 2 आज तक हमें इनेबल किया गया, हमें प्रोवाइड किया गया? आंसर इज नो। देन इन दैट केस I can say provision was there but mechanism was not available, so I am not in the position to match the ITC. After that, the notification 49 has inserted the rule 36(4) which talks about GSTR 2A plus 20%. हाँ, एक बात और, वो स्पेसिफिकली 2A की बात नहीं करता, रूल 36(4) 2A की बात नहीं करता, उसके रिगार्ड में कॉरेस्पॉन्डिंगली एक सर्कुलर आया था 9 नवंबर को, ठीक है ना? वो सर्कुलर में 2A का रेफरेंस था। बट प्लीज नोट वन थिंग, 36(4) कभी 2A की बात नहीं करता है। सो अब अगर आज के सिनेरियो की बात करूं तो ऑब्वियसली 36(4) है। नाउ द 2A is not required because 2B had to be referred. Why so? Because of the changes in the rule 61, sub rule 7, sub rule 8. वो कभी टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। बट
अभी जो मुझे कहना है, मतलब अगर बीइंग एन ऑडिटर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां तक अगर आपका डिफरेंस है तो यू कैन हैव द काउंटर ऑब्जर्वेशन, यू कैन हैव द काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर स्टेटमेंट. After that, what was the changes? Then the 20% has been reduced to 10%. And after that, in the last 2 months, due to the COVID-19, एक वो नोटिफिकेशन आया था कि Feb to अगस्त जो कंप्लायंस आईटीसी की विद रिस्पेक्ट टू 36(4) करनी है, वो आपको इंडिविजुअली मंथ वाइज नहीं करनी, दैट यू कैन डू कंसोलिडेटेड. और जो इफेक्ट है वो कब लेना है? सितंबर में. सो अगेन आई कैन से these are the two period where you have some relaxation with respect to the non-compliance with 2A. This period mandatory. अब सर, being an auditor मुझे क्या करना है? क्या मुझे एक एक चेक करना है? और अगर एक एक चेक करने बैठ गया तो पॉसिबल ही नहीं कि अगला संडे मैं क्लोज कर पाऊंगा अपने सारे क्लाइंट. इन दैट केस माय व्यू वुड बी दैट यू हैड टू चेक ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, एंड देन अगर डिफरेंसेस ज्यादा है you can put the remarks, but उस remarks में भी आपको इंडिविजुअल पार्टी वाइज आइडेंटिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप अपना रिमार्क दे दीजिए. इफ इट इज फिजिबल देन वेल एंड गुड, बट अगर वो फिजिबल नहीं है तो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर रिमार्क दे सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैंने स्टार्ट की ऑडिट, आईटीसी की चेकिंग जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं क्या करूंगा? मेरा पहला बेस होगा 8A. सर 8A क्या है? GSTR 9 टेबल 8A, उसकी एक्सेल यूटिलिटी मैं डाउनलोड कर सकता हूं. 1 मिनट ओनली प्लीज. मैं उसकी एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर सकता हूं. उसमें लास्ट वाला जो फील्ड है, एकदम लास्ट वाला फील्ड, उस फील्ड पे फिल्टर लगाना है. वहां पे आपको 3 बड़े मेजर आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे. पहला फिल्टर से आपको क्या आइडेंटिफाई होगा कि अगर प्लेस ऑफ द सप्लाई, किसी भी ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ द सप्लाई सप्लायर के स्टेट में है, आपके स्टेट में नहीं है. आप मतलब रिसिपिएंट, जिस क्लाइंट का मैं चेकिंग कर रहा हूं, 9C फाइल कर रहा हूं, मैं उसके 8A को डाउनलोड कर रहा हूं और ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई अदर देन रिसिपिएंट स्टेट है. एक एक वाउचर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है. इन दैट केस यू कैन यूज दैट टूल, टेबल 8A. पहला पॉइंट. दूसरा, आरसीएम डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग भी बताता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर रेसिपिएंट ने आईटीसी पे किया या नहीं किया. थर्ड ट्रांजैक्शन, वहां पे एक पॉइंट और बताता है, अगर किसी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, बैक डेट से अगर कैंसिल हुआ है ना, तो वो भी वहां बताता है. नॉन अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी फील्ड का नाम है, वहां पे देखोगे आपको बताएगा कि सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है. इट मींस द रिसिपिएंट नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी. बट आप देखेंगे तो तीनों केस में प्रोबेबली, मतलब तीनों केस में क्या, प्लेस ऑफ द सप्लाई केस में हो सकता है लिया हो और हो सकता है उसने टेक केयर किया हो, बट थर्ड केस में डेफिनेटली उसने लिया होगा. सो यू कैन पुट योर ऑब्जर्वेशन. ये बात तो हुई टेबल 8A के रिगार्ड में जो हमें यूज करनी है. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 जो मेरा आईजीएसटी एक्ट का बात कर रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है. वहां पे 1 फरवरी 19 को एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ था. ठीक है, वो प्रोवाइजो क्या कहता है? अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम इंडिया टू आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू आउट ऑफ इंडिया, तो इस ट्रांजैक्शन का पहले जो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का लोकेशन होता था, अब इसको हटा के क्या कर दिया? प्लेस आउटसाइड इंडिया. मीनिंग देयर बाय, सपोज मैं डीटीडीसी कुरियर कंपनी हूं और आप मान लो कोई से दावत राइस आप हैं. ठीक है, आपने बोला कि आपको कुछ पैकेट, कुछ गुड्स आपको इंडिया के बाहर डिलीवर करवाने हैं. वो पैकेट, वो कार्टन्स मैंने अरेंज किए डिलीवरी. अब मैं बिल किसको रेज करूंगा? दावत राइस आपको. आप इंडियन पार्टी है, मैं इंडियन पार्टी हूं,
सेक्शन 12 वुड कम इनटू द पिक्चर, 13 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो 12(8) के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, प्लेस ऑफ द सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया। इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली से दैट ITC वुड नॉट बी एलिजिबल, ITC वुड नॉट बी एलिजिबल। मीनिंग देयर बाई अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट ने ITC क्लेम किया होगा, पर यहां पे अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ITC नहीं मिलना चाहिए। अब मैं क्लाइंट के फेवर की बात आपके साथ कर रहा हूं, अभी तो मैंने बात की प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अब मैं बात करता हूं क्लाइंट के फेवर के अकॉर्डिंग। आप इसको रिवर्स करवाने की जगह आप कमेंट डाल के क्लोज कर सकते हैं, आप ITC रिवर्स मत करवाना। व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट वी नीड टू पुट द कमेंट? अगर आप टेबल 8A को जब डाउनलोड करेंगे, वहां पे जब इस ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई अदर टेरिटरी आ रहा है, लेकिन ITC अवेलेबल में यस आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग यू कैन गिव योर रिमार्क एंड ऑल्सो यू कैन टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन सेव द रिवर्सल ऑफ द ITC। और एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कमेंट दे दिया तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है और क्लाइंट को लॉस भी नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन था, अभी 1920 के रिगार्ड में किया था। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं 16(2) प्रोवाइजो रीड विद रूल 37 की बात कर रहा हूं। सर मैंने आपको माल सप्लाई किया, आपने मुझे, और आपने क्या किया, ITC ले लिया इमीडिएटली। आपने मुझे विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया, आप क्या करोगे, आप ITC रिवर्स करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपने ITC रिवर्स कर दिया। अब मान लो ये ट्रांजेक्शन 1920 का था, अब आपने क्या किया, मई 2020 ने आपने मुझे वापस पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया। 37 क्या कहता है, रिक्लेम में कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जब आपने मुझे मई 20 में किया पेमेंट, तो आपकी जो 1920 की ITC रिवर्स हुई थी, नाउ यू कैन क्लेम अगेन। क्वेश्चन इज, जो अपना GSTR 9 की टेबल, एक मिनट रुकिए, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूं, क्या ये ट्रांजेक्शन, क्या ये जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन टेबल 13 में जाएगा, ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, और ये नेक्स्ट ईयर का ITC है। दैट पॉइंट हैज बीन क्लैरिफाइड कि आपने जब वापस पेमेंट किया, आपकी एलिजिबिलिटी पेमेंट के कारण अराइज हुई है। पेमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया, 2021 में। मीनिंग देयर बाय दिस ITC, reclaiming of the ITC is pertaining to the financial year 2021, not the 1920. So therefore it would not be reported in this field. जब आप 2021 का GSTR 9 फाइल करेंगे, तब आप यहां पे टेबल 6B में, या एक पर्टिकुलर फील्ड है 6H, reclaiming of the ITC, वहां पे रिपोर्ट करेंगे। दैट वुड बी दी प्रॉपर 6H में आप रिपोर्ट करेंगे। So that point I have explained. अब अगेन एक टेबल 7E है GSTR 9 में, मैं जा रहा हूं GSTR 9 की टेबल 7 में मैं जा रहा हूं, नॉट श्योर, टेबल 7 में एक फील्ड है ब्लॉक ITC रिवर्सल एज पर द ब्लॉक क्रेडिट 17.5 हम सभी को मालूम है कि ITC का वो पोर्शन जो भले मेरे बिजनेस से बिलोंग करता है, बट मैं ITC नहीं ले सकता। अब पॉइंट ये है कि क्या मुझे 7E में 17.5 का ITC दिखाना है? Prima facie yes, prima facie I can say yes, you have to disclose if there is a block credit, but it will depend upon how you disclose the same in the GSTR 3B. देखो टेबल 7E का जो बैकएंड लिंकिंग है वो क्या किया इन्होंने टेबल 4D के साथ, मैं 4D ऑफ द GSTR 3B की बात कर रहा हूं, टेबल 4D ऑफ द GSTR 3B की बात कर रहा हूं, 4D1 की बात कर रहा हूं। उसमें अगर आपने अमाउंट डाला है तो वो टेबल 7E में ऑटो पॉपुलेट आएगा। बट यहां पे एक बात ध्यान रखनी है,
क्या ट्रीटमेंट आपने किया है फॉर रिपोर्टिंग द ब्लॉक क्रेडिट इन द GSTR 3B? पहली पॉसिबिलिटी कि सर टेबल 4A जो एलिजिबल आईटीसी की बात कर रहा है, आपने आईटीसी लिया, फिर टेबल 4B2 आईटीसी आपने रिवर्स किया, पहले आपने लिया फिर आईटीसी आपने रिवर्स किया, नेट इंपैक्ट वुड बी नील, टेबल 4C नेट इंपैक्ट वुड बी नील, एंड देन यू रिपोर्ट द सेम इन द 4D एज वेल। एक ट्रीटमेंट पॉसिबल ये है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, सर मैंने मोटर कार परचेस की, ना तो मैंने आईटीसी लिया ना मैंने रिवर्स किया, नेट इंपैक्ट नहीं लाएगा, सिर्फ मैंने 4D में रिपोर्ट किया। देखो 17.5 को GSTR 3B में रिपोर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने ये तरीका ऑप्ट किया है, इन दैट केस टेबल 7E में जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रहा है उसको डिलीट करना है, क्योंकि आपकी नॉर्मल आईटीसी को वो कम कर देगा। अगर आपने ये वाला ट्रीटमेंट किया है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं 17.5H, आपने माल परचेज किया, आईटीसी ले ली, उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो प्रोबेबली आपने ऑलरेडी आईटीसी लिया, जब आपका माल डिस्ट्रॉय हुआ तो आपने आईटीसी रिवर्स कर दी और साथ में आपने उसको इनएलिजिबल में डिस्क्लोज कर दिया। इफ यू हैव फॉलोड दिस मेथड फॉर रिपोर्टिंग, इन दैट केस you have to put the amount in the table 7E of the GSTR 9. हम कहते हैं नॉर्मली कि आईटीसी 19-20 का है, और अगर मैंने क्लेम किया है अप्रैल टू सितंबर 2020, मतलब 1920 का आईटीसी अगर मैंने क्लेम किया है अप्रैल टू सितंबर 2020, तो कौन सी टेबल में रिपोर्ट करना है? सर वी ऑल नो दैट टेबल 13 इट वुड बी रिपोर्टेड। इज देयर एनी एक्सेप्शन? क्या इसका कोई एक्सेप्शन है कि मैंने 1920 का कोई आईटीसी है जो सितंबर तक क्लेम किया है बट फिर भी मैं टेबल 13 में नहीं दिखाऊंगा? एनी क्लू? आस्किंग द क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट, क्या इस चीज का कोई एक्सेप्शन है कि आईटीसी 1920 का है, मैंने अप्रैल टू सितंबर 2020 में क्लेम किया बट फिर भी मुझे टेबल 13 में नहीं दिखाना? एनी ओनली 1 मिनट सर। So what is the answer? What is the answer? That is table 6E, that is export of goods. एक clarification आया था, because sorry export of goods नहीं, import of the goods के ऊपर अगर मैंने 1920 में गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने जीएसटी पे कर दिया 1920 में और उसको मैंने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में क्लेम किया है आईटीसी को टिल September 20, then also we need to add in the table 6E of the GSTR 9. टेबल 6 में ही दिखाना है। ये वाले इस वाले पीरियड में अगर आईटीसी क्लेम किया है, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की बात कर रहा हूं, तब भी मुझे टेबल 6E में दिखाना है। रीजन क्या है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की आईटीसी का लिंकिंग एक पार्ट टेबल 8 में जाता है, दैट इज द मेन रीजन। एक छोटा सा पॉइंट जो आपका हमेशा ऑडिट ऑब्जर्वेशन में आएगा, टेबल 10 ऑफ द 9C की बात कर रहा हूं। ये मैंने आपके सामने दो कंपैरिजन शो किए हैं। ये है मेरा टेबल 9 ऑफ GSTR 9, ये है मेरा टेबल 9 ऑफ GSTR 9C। हम टेबल 9 में क्या करते हैं? हम बेसिकली टैक्स के पार्ट का रिकंसिलिएशन करते हैं। सर यहां पे मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्क्लोज करता हूं और यहां पे मैं अपनी जो टैक्स लायबिलिटी उसको रेट वाइज बाइफरकेट करता हूं और यहां पे अमाउंट एज पर बाइफरकेशन आता है और यहां से ये अमाउंट यहां पे पिक होके आता है। ऑलवेज देयर विल बी वन अनरिकंसाइल्ड आइटम, ऑलवेज। व्हाई सो? सर आप एक बार देखिए,
अगर एज्यूम करता हूं कि सर इस केस में जैसे लेट फीस हमेशा ही होगी, या तो लेट फीस होगा या इंटरेस्ट होगा या पेनल्टी होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो हर क्लाइंट ने साल भर में पे किया ही होगा। ये आइटम आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, एंड दैट यू नीड टू गिव द रीजनिंग इन द टेबल 10। व्हाई सो? सर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, टेबल 9 की बात कर रहा हूं। हम 5% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस सभी को डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं, एंड ऑल्सो आई एम सब डिवाइडिंग दैट वेदर इट इज CGST, SGST, IGST और सेस एटसेट्रा। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई का बाइफर्केशन नहीं किया, आउटवर्ड सप्लाई के साथ में मैंने यहां पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर उनका भी बाइफर्केशन किया बिटवीन CSI। नाउ when the auto populated amount will come here, when the auto populated amount will come here, then please see table 9 of GSTR 9। आपने यहां पे इंटरेस्ट का, लेट फीस का, पेनल्टी का कंसोलिडेटेड वैल्यू डाला है या ICS में डिवाइड किया है? नहीं सर, कंसोलिडेटेड डाला है। आपने सिर्फ टैक्स पोर्शन को बाइफरकेट किया है आपने, मतलब GSTR 9 का फॉर्मेट ही ऐसा है। GSTR 9 का जो फॉर्मेट है वो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को तो बाइफरकेट कर रहा है बिटवीन ICSS, बट इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस इसको कंसोलिडेटेड ले रहा है। बट टेबल 9 ऑफ द 9C वो क्या कर रहा है, बाइफरकेट कर रहा है। सो इट विल क्रिएट द डिफरेंस दैट यू नीड टू गिव द रीजन और रिमार्क्स इन द टेबल 10। वी ऑल नो दैट टैक्स पेबल अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं, बट पेड अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। एक पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो DRC 03 है, अगर मान लो कोई टैक्स लाइबिलिटी है, वो टैक्स लाइबिलिटी आपके GSTR 9 और 9C के कारण अराइज होती है, क्या मैं उसको ITC के साथ, ITC के थ्रू पे कर सकता हूं, या जैसा इंस्ट्रक्शन आया था कि हमेशा कैश में पे करना है? we all professional are having the same view that yes we can use the ITC। बस खाली जब पेमेंट करूंगा तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, आई विल सेलेक्ट द वॉलंटरली ऑप्शन, बिकॉज अगर मैं वॉलंटरली पेमेंट करना चाहूं, मुझे एक्ट कहीं भी मना नहीं करता कि मैं अपने ITC को यूज नहीं कर सकता। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन, मतलब कि ऑन सर्टेन इज ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सर्टेन इज ऑन इनवर्ड सप्लाई, तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। पहला ट्रांजैक्शन है, मान लो आपने ऑब्जर्व किया कि ट्रांजैक्शन B2B का था, बट उसको रिपोर्ट B2C कर दिया, एंड जो GSTR 1 सेक्शन 37 की जो टाइम लिमिट है वो चली गई। अब मुझे 9 और 9C में कैसे रिपोर्ट करना है? सर वो करेक्शन तो आप नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट GSTR 9 में आप जब टेबल 4A और 4B में बाइफरकेट करेंगे तो आप उस ट्रांजैक्शन को B2B में बाइफरकेट करेंगे, B2B में ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ B2C। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा, और हो सकता है ये आपके केस में भी कोई क्लाइंट में हो। मान लो ट्रांजैक्शन, आपका जो क्लाइंट है वो सर्विस की सप्लाई कर रहा है, ही इज एंगेज इनटू द सर्विस, एंड उसे 18 और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई आउटवर्ड सप्लाई है 5 लाख की, एंड ही हैज रिसीव्ड फुल अमाउंट इन एडवांस इन 18-19। आप क्या कहेंगे? सर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई रिसीट ऑफ एडवांस के टाइम में एप्लीकेबल है। सर्विस के केस में जब मुझे पैसा एडवांस मिलता है तब मुझे टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स के केस में ठीक है, रिलैक्स हो गया था नोटिफिकेशन 66 15 नवंबर 17 के बाद, बट सर्विस के केस में आज भी टैक्सेबल है। तो क्या किया होगा आपके क्लाइंट ने? 5 लाख रुपए के ऊपर पूरा टैक्स डिपॉजिट कर दिया होगा। फेयर एनफ। एज्यूम दैट नाउ द ट्रांजैक्शन is completed in the financial year 1920। तो आपने
देखा होगा कि क्लाइंट ने 1920 में टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है। फाइन, सो अब मेरा पॉइंट है 1920 में ये ट्रांजैक्शन कहां रिपोर्ट होगा, ये रिपोर्ट कहां होगा? माय आंसर वुड बी ये कहीं भी रिपोर्ट नहीं होगा, नॉट एट ऑल रिपोर्टेड इन द GSTR 9, नॉट एट ऑल रिपोर्टेड इन द GSTR 9। दो तीन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरा रीजनिंग है क्यों। पहला पॉइंट, एज्यूमिंग फुल एडवांस मिल चुका, पहला पॉइंट, जब आपने GSTR 3B फिल किया है 18-19 का, आपने टैक्स पे किया होगा उस 5 लाख के ऊपर, तो आपने 3.1.A या रेस्पेक्टिव टेबल में इंक्लूड किया और टैक्स पे कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 में आपने टेबल 11 को यूज किया, परफेक्ट। एंड GSTR 9 की अगर बात करूं, GSTR 9 की बात करूं तो टेबल 4 में ABCDEFG F, टेबल 4F है, प्लीज रीचेक, टेबल 4F में इस ट्रांजेक्शन को मैंने रिपोर्ट कर दिया। मैं GSTR 9 की टेबल 9 की भी बात कर रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन का ऑटोमेटिकली टैक्स लाइबिलिटी में भी अमाउंट आ रहा होगा और टैक्स पेड में भी अमाउंट आ रहा होगा। पेड में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 3B से लिंक है। मैटर क्लोज्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 1920। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 1920। क्या ये ट्रांजेक्शन 3B में रिपोर्ट हुआ है? आंसर इज नो। क्या ये 1 में रिपोर्ट हुआ है? यस सर। टेबल 4 में रिपोर्ट किया है मैंने, और साथ में टेबल 11B में मैंने एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में डाल के एडजस्ट किया। क्या GSTR 9 की जो टेबल 9 है वहां पे अमाउंट पेड में आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी जो लिंकिंग है वो 3B के साथ में है। और टर्नओवर आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो लास्ट ईयर में। अगर आप यहां पे टेबल 4F में वापस आप अमाउंट दिखाते हो या टेबल 4B में आप अगर अमाउंट दिखाते हो, ये डबल टर्नओवर हो जाएगा। सो माय एडवाइस नॉट टू रिपोर्ट एनीवेयर इन द GSTR 9। सिंपल 9C में रिकंसिलेशन पार्ट बन जाएगा, टेबल 5 का रिकंसिलेशन पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी, रिवर्स चार्ज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-19, और आपने आइडेंटिफाई अभी किया या ऑलरेडी क्लाइंट ने आइडेंटिफाई किया, 1920 में पे किया और 1920 में क्लेम किया। सो पे किया, ठीक है। एक तो आपकी यहां पे चेकिंग बनेगी कि इंटरेस्ट पे किया या नहीं किया। सो अगर कोई RCM की लाइबिलिटी थी तो अगर वो लेट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल होगा 12(3) के अकॉर्डिंग, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है, या 13(3) जो भी आपका गुड्स या सर्विस है। बट क्या उसकी ITC 1920 में बन सकती है? वी नॉर्मली नो दैट RCM ट्रांजैक्शन की एलिजिबिलिटी पेमेंट से लिंक्ड है। पेमेंट से लिंक्ड है कि जिस फाइनेंशियल में मैं पे कर रहा हूं उस फाइनेंशियल ईयर की लाइबिलिटी उस फाइनेंशियल ईयर की ITC है। सो देयरफॉर आई कैन से यस, क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द वन पॉइंट व्हिच यू नीड टू टेक केयर। इस ट्रांजैक्शन का अगर सेल्फ इनवॉइसिंग है, इस ट्रांजैक्शन का अगर सेल्फ इनवॉइसिंग है 31(3)F के अकॉर्डिंग, जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इंश्योर करना उस पर जो डेट होना वो डेट 1920 फाइनेंशियल ईयर की हो। That will save your case. नेक्स्ट, साथ में ऑडिट नोट आप जरूर दे सकते हैं। एग्जाम सप्लाई जिसको ना 3B में रिपोर्ट किया ना 1 में रिपोर्ट किया, नाउ यू कैन रिपोर्ट इन द GSTR 9 टेबल 5। ये काफी अच्छा ट्रांजैक्शन है। एक आपका एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन था LUT के अगेंस्ट में, सर्विस मान लो, जिसमें जब आप ऑडिटिंग कर रहे थे आपको मालूम चला एक पर्टिकुलर ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट आपका INR में आया इंस्टेड ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो ये ट्रांजैक्शन आपका डबल इंपैक्ट करेगा, दो इंपैक्ट क्रिएट करेगा। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करते हैं वहां पे 5 कंडीशन है। 4th कंडीशन क्या कहता है कि अमाउंट शुड बी रिसीव्ड इन द फॉरेन करेंसी or in INR wherever permitted by Reserve Bank of India, assuming it's not a permission received from RBI or permission granted by RBI.
वो वैसा केस नहीं था कि मैं नेपाल को या भूटान को सर्विस दे रहा हूं, नहीं सर, नॉर्मल ट्रांजेक्शन था। इंस्टेड ऑफ द फॉरेन करेंसी आपको कि इंडियन कस्टमर ने ही पेमेंट कर दिया उस ट्रांजेक्शन का। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन आउटवर्ड सप्लाई है जहां पे आपकी फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या वो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का है? नो सर। इन दैट केस क्या होगा, आपको टैक्स पेमेंट करना होगा, बिकॉज एलयूटी इज ओनली पॉसिबल। रूल 96A क्या कहता है, अगर ट्रांजेक्शन मेरा जीरो रेटेड सप्लाई है तो मैं एलयूटी का रूट ऑप्ट कर सकता हूं, बट ट्रांजेक्शन तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई था ही नहीं। इन दैट केस you have to pay the tax along with interest. Next point, on the basis of the one delivery challan has been supplied on 30th June 2019 which is not yet written 31st March 2020. GST हमें क्या कहता है कि 31(7) क्या कहता है कि जो भी गुड्स आपने भेजा है, सेल्स ऑन अप्रूवल का एग्जांपल ले रहा हूं, वो माल वापस आ जाना चाहिए या तो 6 मंथ में या उस ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में टैक्स इनवॉइस बन गया है। अगर दोनों ही काम नहीं होता तो क्या होगा, ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर दोनों ही काम नहीं होता तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। तो जैसे ही अगर ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा तो क्या होगा सर, आपको टैक्स पे करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एक्चुअली अगर आप इसको पूछोगे, आप अगर देखोगे इसकी एक्चुअल प्लेस कहां पे, टेबल 16 है, टेबल 16 ऑफ GSTR 9, बट टेबल 16 तो ऑप्शनल है। सर टेबल 16 ऑप्शनल है, डीम्ड सप्लाई ऑप्शनल है ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल, बट अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन आउटवर्ड सप्लाई है, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन आउटवर्ड सप्लाई है तो उसे टेबल 4 में रिपोर्ट करना पड़ेगा विच इज नॉट येट डिस्क्लोज्ड, एंड अकॉर्डिंगली टेबल 9 में आपको टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, टेबल 4 में जो भी आप इंपैक्ट देते हैं, आइदर इंक्रीज्ड इंपैक्ट और डिक्रीज्ड इंपैक्ट, जो भी इंपैक्ट है उसका इफेक्ट टेबल 9 के टैक्स पेबल कॉलम में जरूर देना है। Effectively, I can say the table 9 tax payable column should report the tax liability of table 4. Table 9 of GSTR 9 tax payable field should be equal to your tax liability of the table 4. As of now क्या होगा, वो 3B के बेस पर पिक होगा, पर 3B में हो सकता है हमने स्पिल ओवर इफेक्ट के 18-19 का ट्रांजेक्शन अगर 19-20 में रिपोर्ट किया है तो टैक्स पेबल अमाउंट बड़ा हुआ आएगा, आपको कम करना है क्योंकि टेबल 4 में आप हटाएंगे वो फिगर, तो देयरफॉर यू नीड टू गिव द सेकंड इफेक्ट इन द टेबल 9 आल्सो। सिमिलरली जैसे मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ऐसा ट्रांजेक्शन था जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया ही नहीं, यू विल रिपोर्ट नाउ in the table 4 and also increase the tax liability in the table 9 under the tax payable column. Next, there is one B2B sales written in December 2019 as there is no interested supply. So you आपके पास में क्या था, इंट्रा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं था और इंट्रा B2B का सेल्स रिटर्न आ गया था। अब मैं 3B में क्या ऐड कर सकता हूं नेगेटिव वैल्यू, पॉसिबल नहीं है सर। सो आपने क्या किया, और मान लो वो मार्च 19 था, मार्च 20 था, आपने क्या किया, आईटीसी के टेबल में जाके आपने टेबल 4A5 में फिगर ऐड कर दी। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, इसके बेस पर आपका जो टेबल 6 है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। GSTR जो टैक्स पेबल कॉलम है वहां पे अमाउंट आएगा नहीं क्योंकि आपने आईटीसी लिया। आपको क्या करना है, आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है। अगर सेल्स रिटर्न है क्रेडिट नोट, अगर B2B का ट्रांजेक्शन है तो टेबल 4B वहां पे मैं नेट अमाउंट रिपोर्ट करूंगा। टेबल 9 की जो टैक्स पेबल फील्ड है उसको मैं रिड्यूस करूंगा। टैक्स पेड ऑलरेडी हायर आएगा क्योंकि मैंने उसको वहां पे रूट नहीं किया, 3B में टेबल 3.1 में रूट नहीं किया तो वो हायर आएगा, रहने दीजिए। टेबल 6 में जो मैं बाइफरकेशन दिखाऊंगा उस बाइफरकेशन में मैं उस पार्ट को कम कर दूंगा।
Table 3.1a include B2B sales of the financial year 18-19 has been reported in April 2019 3B. In GSTR1 it is not yet reported, and this point is I hope everyone is clear that 1 में रिपोर्ट किया है या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। 3B में कब रिपोर्ट किया है सर? अप्रैल 19 में। पर ये ट्रांजैक्शन है किस ईयर का? 18-19 का। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस स्पिल ओवर इफेक्ट को रिमूव करना है, तो मैं जो 19-20 का GSTR 9 फिल करूंगा उसमें ये फिगर मैं रिड्यूस कर दूंगा। GSTR 9 का जो टेबल 4 में मैं अमाउंट दिखाऊंगा उसमें ये वाले पार्ट को कम कर दूंगा, एंड ऑल्सो आई विल रिड्यूस द अमाउंट इन द टैक्स पेबल कॉलम ऑफ टेबल 9। क्रेडिट नोट इश्यूड इन September 20 फॉर द सेल्स पर्टेन टू 19-20। वी ऑल आर क्लियर दैट अगर साल खत्म होने के बाद में नेक्स्ट ईयर में टिल सितंबर तक अगर कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो वो क्या करेगा? आप उसको कहां पे रिपोर्ट करोगे सर? टेबल 11 ऑफ GSTR 9। एक दोनों ट्रांजैक्शन हो गए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगेन उसी स्लाइड में ले जाऊंगा तो ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा मैं। एक मिनट दीजिए। नॉट पॉसिबल, मालूम नहीं कहां पे। सॉरी, हाँ इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो अमाउंट आप टैक्स पेबल कॉलम में यहां पे रिपोर्ट करेंगे प्लस जो अमाउंट आप टेबल 10 में रिपोर्ट करेंगे, मैं GSTR 9 की बात करूंगा, माइनस जो अमाउंट आप टेबल 11 में रिड्यूस करेंगे, जो ये कैलकुलेशन का नेट अमाउंट आएगा, ये नेट अमाउंट ये 9Q में जाएगा, GSTR 9C में ये नेट अमाउंट जाएगा। इसका मतलब अभी मैं जिस क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं जिसमें टेबल 11 में रिपोर्ट कर रहा हूं, तो वो अमाउंट यहां पे रिड्यूस्ड आएगा। तो जब आप यहां पे रिपोर्ट करेंगे तो उसको आपको यहां पे जो बाइफरकेशन लेंगे, मान लो 5% है, तो नेट ऑफ क्रेडिट नोट अमाउंट लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इंपैक्ट होने के बाद ही फिगर आएगी। इंपैक्ट लेने के बाद वो फिगर डिस्क्लोज होगा, एंड इन द अबव बाइफरकेशन यू कैन रिपोर्ट, और अदरवाइज यू कैन रिपोर्ट द सेम, बिकॉज ये 9C है। यहां पे रेट वाइज लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट नोट आपने 2021 में इश्यू किया है, करेक्ट, तो इट विल नॉट इंपैक्ट योर rate wise liability of 1920, so it will give in the, you need to give in the table 10 unreconciled reason. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ, in the GSTR 3B of March 20, taxable has been reported correctly, but the tax amount has been shown lesser by 4,500, and it has been paid by adding the tax amount in the 3B of the June 20. टैक्स का वो पोर्शन जो आपने 1920 में पे नहीं किया, वो आपने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में टिल सितंबर तक पे किया है। तो जो भी ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन को मैं कहां रिपोर्ट करूंगा? टेबल 10 में। अगर आप टेबल 10 की हेडिंग को रिकॉल करेंगे तो वो क्या करता है? सप्लाई स्लैश टैक्स। सप्लाई ठीक से दिखा दी बट टैक्स पोर्शन ठीक से नहीं दिखाया, या टैक्स पोर्शन ठीक से दिखा दिया बट सप्लाई ठीक से नहीं दिखाई। सर ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जो 3B में आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर आए हैं टिल सितंबर, दैट यू नीड टू रिपोर्ट इन द टेबल 10 अगर ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और टेबल 11 अगर ये आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। एज पर द FA शेड्यूल, फिक्स एसेट शेड्यूल जरूर चेक करना, क्योंकि यहां से आपके कई ट्रांजैक्शन, कई ऑडिटिंग पॉइंट पिक होंगे। हो सकता है कि ITC रिवर्स की नहीं की, और एक सेक्शन है 18 सबसेक्शन 6, वो कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ, कि भाई बेयर मिनिमम कितना है, जितना ITC उसने लिया है और जितना ईयर यूज किया वो ईयर हटा दीजिए, इफेक्टिवली कम से कम उतना ITC पे कर दिया है, उतना टैक्स पे कर दिया है जितना उसने एक्सेस ITC क्लेम किया था। क्या ट्रांजैक्शन है? FA शेड्यूल आपने चेक किया, लोकल स्क्रैप डीलर को माल बेचा कितने में? 35,000 में,
और वो ट्रांजेक्शन की WDV कितनी थी 40,000 है, इफेक्टिवली क्या है नेगेटिव मार्जिन। क्लाइंट ने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया, ये कहते हुए मैं मार्जिन मेथड फॉलो करना चाहता हूं और बिकॉज मार्जिन नेगेटिव है सो देयरफॉर आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स। इज इट पॉसिबल? वी ऑल नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल। एक रूल है 32 सब रूल 5 जो मार्जिन मेथड की बात करता है, लेकिन वो कब एप्लीकेबल होता है? वो उसी टाइप का बिजनेस करता है, मैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता हूं तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा मात्र एक आइटम है मोटर व्हीकल, मात्र एक आइटम है मोटर व्हीकल जिसमें मार्जिन मेथड अलाउड है। अगर मान लो मैंने वो मोटर व्हीकल का बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मान लो मैंने वो मोटर व्हीकल अपने बुक्स में कैपिटलाइज की है और इनकम टैक्स। जी सर 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको। प्लीज प्लीज। जैसे आपने ये बोला उससे ऊपर वाले पॉइंट के अंदर, जैसे फिक्स एसेट या मशीनरी जिस चीज की सेल 35,000 पे की और जिसकी WDV 40,000 थी, इट मींस लोअर टैक्स वैल्यू के ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है देन इट इज डीम्ड के 40,000 इज द डीम्ड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लेविएबल ऑफ टैक्स, राइट? सेक्शन जी 18(6) आप बोल रहे हैं। नहीं सर, चलो आपने ये पॉइंट पूछा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही। मैं एक छोटा सा सवाल मेरा क्या है, जैसे इसी के कंटेक्स्ट में आपने ये पॉइंट रेज किया तो मेरे माइंड में ये चीज आ गया, क्योंकि मैं 9 में फाइलिंग करता हूँ। कोई किसी क्लाइंट ने मशीनरी मान लो बुक वैल्यू जो मतलब 60 मंथ के लिए उसके अंदर जो स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है इतने तक लायबिलिटी इतनी मतलब हो जाएगी और बाकी जितनी बैलेंस उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली ITC प्रोपोर्शनेट बैलेंस रहना चाहिए, ठीक? आपके केस के अंदर जैसे बोला कि 40,000 उसकी एसेट की वैल्यू रहेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स रेट स्टैंड करता है। अब उसने क्या किया 35,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर उसको सेल कर दिया, उसी के अकॉर्डिंगली GST लगा दिया। जैसे आपने बोली कि 5,000 रुपए उसके ऊपर, इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू कम रिपोर्ट की गई, अकॉर्डिंगली GST की लायबिलिटी भी कम पे की सरकार को, ठीक है ना? तो अब इस केस में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े कि मान लो अगर 35,000 क्लाइंट का बिल काट भी दिया उसने, 18% GST उसके ऊपर दे भी दिया, तो एज ए ऑडिटर हम इस चीज को क्या करें कि भाई हमें तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा भी सरकार की टैक्स लायबिलिटी जहां कम हुई है, एज ए ऑडिटर हम रिपोर्ट करेंगे 9C। करेक्ट। एंड ऑल्सो आप टैक्स पे करवाइए DRC 03 के माध्यम से। मान लो जो भी टैक्स का अमाउंट आता है, से एज्यूम करता हूँ 3,000 रुपए 5,000 रुपए आता है, वो टैक्स विद इंटरेस्ट पे करवाइए एंड उसको टेबल 4 में आप B2C ट्रांजेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, B2C ट्रांजैक्शन में ऐड कर दे, हालांकि इनवॉइस पुराने अमाउंट का ही है 35,000 प्लस इनवॉइस वो पुराने अमाउंट का है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आज का जो 5,000 है वो मेरे से गलत बन गया, वो एक्चुअली 40 का बनना चाहिए, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ B2C का एक ट्रांजेक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ एंड गिव द B2C का। हाँ, आपका मतलब B2C का ट्रांजैक्शन इंक्रीज करके जो भी टैक्स लायबिलिटी है along with auditor along with interest, I should recommend either in 9C or in the same manner we can say in pay in 9 also, दोनों मेथड से कर सकते हैं। यस यस सर। एक चीज सर और इससे अगले पॉइंट पे आ गया, जैसे अभी आप कह रहे हैं व्हीकल्स का, जैसे बिजनेस वाली आपने बात करी कि मैं मार्जिन मेथड को फॉलो करना चाह रहा हूँ। सर जो व्हीकल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, सर मैं 2 मिनट लूंगा जब है, व्हीकल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जैसे पुराने टाइम में हम लोगों ने ITC क्लेम नहीं किया और आज हम व्हीकल की वैल्यू अगर इनकम टैक्स की वैल्यू से लोअर पे सेल आउट करते हैं तो हमें GST लायबिलिटी अराइज नहीं। राइट। आपने टर्म यूज करी मोटर व्हीकल, सर व्हाट अबाउट बाइक एंड स्कूटर्स, इस तरह की चीज के ऊपर भी? मोटर व्हीकल मेरे हिसाब से जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है वो हम मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जहां पे वो लिंक किया गया है वो कैपेसिटी साइड। मैं प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या है, पर जहां तक वो 2 व्हीलर है वो भी इंक्लूड है, वो भी मोटर व्हीकल माना जाएगा। बट मोटर व्हीकल मान सकते मेरे पास, सब्जेक्ट टू द डेफिनेशन गिवन इन द मोटर व्हीकल एक्ट सर, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, प्लीज प्रोसीड सर। जी सर आप स्टार्ट करेंगे? जी श्योर श्योर। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, लास्ट पॉइंट है, फॉर आउटवर्ड सप्लाई interstate sales has been reported as intra in 3B. This has been corrected by reducing the tax liability of C+S, increased IGST in September 20. सर जैसे ही मैं ये ट्रांजेक्शन यहां पे खत्म करता हूं ना, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं सेक्शन 77 अप्लाई हो जाएगा, पे द करेक्ट टैक्स, पे द करेक्ट टैक्स एंड टेक द रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स। जो मैंने ऑलरेडी पे किया वो मैं उसका रिफंड ले लूंगा RFD 1 फाइल करके।
अब पॉइंट ये आता है, ये ऑलरेडी उस क्लाइंट ने एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट कैसे किया, C+S की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया और सही जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया। अब आप एज एन ऑडिटर क्या आप मुझे वापस पे करवाएंगे? तो आई शुड से दैट ये रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन है। गवर्नमेंट को जो टैक्स जाना था वो चला गया। हाँ, प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंसेज है कि भाई इसको ये रिफंड का मैकेनिज्म, रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं हो सकता, देयर इज ए सेपरेट मैकेनिज्म। बट हाँ, इसने ये प्रोसेस गलत किया, which you should give in the auditor comment. But as of now, which I can see, there is no requirement to pay the taxes again. अभी तक मैंने बात की थी केस स्टडी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कुछ एक सैंपल केस स्टडी मैंने इनवर्ड सप्लाई के ऊपर भी ली है। पहली बात कर रहा हूं, आरसीएम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सेकंड पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, थर्ड पे आते हैं। ऑल अदर आईटीसी इंक्लूड आईटीसी ऑन परचेज ऑफ मशीन which has been received in the March 20, but जो मशीन को पुट टू यूज किया गया वो अप्रैल 20 में किया गया, एंड मैंने इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट किया वो अप्रैल 20 में। क्या कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो सर। 16(2) जो बात करता है वो सिर्फ 4 कंडीशन की बात करता है। अब एक नया कंडीशन ऐड हुआ है, भाई गुड्स रिसीव होना चाहिए। अगर गुड्स मार्च 20 में रिसीव हो गया, आई एम एलिजिबल टू क्लेम वेदर इट हैज बीन पुट टू यूज इन द नेक्स्ट मंथ और एनी डेट, और डेप्रिसिएशन कभी से स्टार्ट किया कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, सो नो इंपैक्ट फॉर आइटम नंबर 3। ऑल अदर आईटीसी इंक्लूड द आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स व्हिच हैज बीन ट्रांसपोर्टेड इन मार्च 20 बट फिजिकली कब रिसीव हुआ? अप्रैल 20 में। तो और वो आपके 2A में कब आ रहा है? मार्च 20 में आ रहा है। अगेन आई कैन से this ITC is of not 1920. 16(2) 4 कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, मुझे गुड्स कब रिसीव हुआ? अप्रैल 20 में। मैं कंस्ट्रक्टिव रिसीट की पॉइंट को अभी इग्नोर कर रहा हूं। वी ऑल नो दैट जैसे ही मान लो अगर CIFOB बेसिस पे माल था और अगर मेरा ट्रांसपोर्टर लेने गया था तो उसको दिया तो मान लिया जाएगा कंस्ट्रक्टिव रिसीट है। दैट टाइम पॉइंट आई एम इग्नोरिंग, लिटिगेटिव है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दैट। बट अदरवाइज अगर गुड्स मेरा अप्रैल 20 में रिसीव हुआ है तो आई विल टेक द आईटीसी इन अप्रैल 20 कंसीडरिंग द 2021 का आईटीसी, नॉट द 1920। सो देयरफॉर यू इंश्योर नीड टू रिवर्स और एटलीस्ट रिवर्स करके उसका इंपैक्ट लेना या फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट का इंपैक्ट लेना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो वो एलिजिबल था ही, नेक्स्ट मंथ वो एलिजिबल था। तो आपको ये चेक करना है क्या वो आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी के साथ में एडजस्ट हुआ है। अगर आंसर यस है तो 51 के अकॉर्डिंग 50 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आप 18% लाइबिलिटी पे करवाएंगे। अगर कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग है आईटीसी पर्टेनिंग टू द आरसीएम बट रॉन्गली रिपोर्टेड इन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इस बार जब आप रिपोर्ट करो तो करेक्टली रिपोर्ट कर देना। आरसीएम के लिए टेबल 6C एंड 6D है, आई विल रिपोर्ट अकॉर्डिंगली और आई कैन क्लब द सेम अमाउंट इन द 6D। Reversal of the ITC on account of the credit note for input service has been netted off in all other ITC. Reversal of the ITC on account of the credit note for the input service has been netted off in all other ITC. अब आपको क्या करना है, अगर कोई ITC inputs, अगर कोई credit note है, reversal है, वो input service के रिगार्ड में, तो इस बार जब आप टेबल 9 बनाओगे तो उसमें आप करेक्टली टेबल 7 में रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ITC claimed on input in 1920 and not paid so reversed in 1920 as netted off in all other ITC. तो जब आपने पहले क्लेम किया तो ये 6B का पार्ट बनेगा, आपने रिवर्स किया तो टेबल 7 रूल 37 7A बना दो या फिर सारा का सारा क्लब कर दो 7H में, ठीक है। उसके बाद में सेम इज अगेन क्लेम्ड इन सितंबर 20, पेमेंट हमने कर दिया। अभी हमने बात किया था इसके रिगार्ड में क्लैरिफिकेशन है, भले ही आपने टिल सितंबर क्लेम कर लिया पर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया है तो ये उस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी होगी। तो 2021 के पार्ट में जो भी टेबल 4 है या टेबल 6H है वहां पे आप रिपोर्ट करोगे। रिपीटिंग अगेन, ये जो रिक्लेमिंग का आईटीसी है वो 1920 का नहीं है, वो 2021 में जाएगा और टेबल 6H में जाएगा।
last slide for ITC observations. There is one ITC which is not taken in the books of accounts in 1920. However, it has been noticed. ये बड़ा important point है, ये बड़ा important point लगता है मुझे. एक ITC था जो बुक्स में नहीं था. टैक्स ऑडिट हो गई. अब उसके बाद में मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन तब तक सितंबर क्रॉस नहीं हुआ था. तो मेरे पास में क्या था, मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं. मैंने क्लेम भी कर लिया. एज पर द जीएसटी प्रोविजन यू आर परफेक्टली ओके. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16(2) की चारों कंडीशन फुलफिल कर ली और 16(4) की टाइम लिमिट भी कंप्लाई कर ली. अब पॉइंट ये है, इसका एक सेकंड इंपैक्ट है. सर यहां पे क्लाइंट ने डबल बेनिफिट ले लिया. आप जीएसटी ऑडिटर हैं, लेकिन यहां पे क्लाइंट ने डबल बेनिफिट ले लिया. क्यों? क्योंकि जैसे ही बुक्स में आईटीसी नहीं लिया का मतलब क्या हुआ, इसने सपोज 10 लाख का कोई मशीन था, उसके ऊपर 1 लाख की कोई आईटीसी, टोटल 11 लाख का उसने एक्सपेंडिचर क्लेम किया, या 11 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है. और अब 3B में क्या कर रहा है, 3B में 1 लाख का आईटीसी ले रहा है. बीइंग एन ऑडिटर, जब इस पार्ट की बात करते हैं जिसको बुक्स में उसने एक्सपेंस के रूप में ऑलरेडी क्लेम कर लिया और यहां पे आईटीसी भी ले रहा है, माय व्यू वुड बी दैट एटलीस्ट आप अपने टाइम पीरियड में उस क्लाइंट को कहें कि सर आप जेवी पास कीजिए फॉर एडिंग द अमाउंट इन द आईटीसी लेजर एंड रिवर्सिंग द एक्सपेंडिचर, सो दैट डबल बेनिफिट वाला पॉइंट खत्म हो जाए. ये मैंने प्रैक्टिकली करवाया, बट आई थिंक अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन कभी नोटिस ही नहीं होगा. जो टैक्स ऑडिटर है प्रोबेबली ये ओवरलुक हो जाएगा. और बीइंग ए जीएसटी ऑडिटर, शायद मुझे लगता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट यू शुड डू दिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यू नीड टू गिव द कमेंट इन द टेबल 13 ऑफ GSTR 9C. टेबल 13 क्यों? क्योंकि आईटीसी के रिगार्ड में जो भी कमेंट है वो टेबल 13 में मुझे देना है. Vice versa to the above, there is one ITC which is taken in the books in 1920. However, it has not been taken in 3B till the extended time period. अगर आईटीसी क्लेम ही नहीं किया सितंबर तक, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते. अब तो वो आईटीसी मिलेगा नहीं. ठीक है, बुक्स में जो भी करना है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एक्चुअल आईटीसी वाज C+S बट क्लेम एज I एंड नॉट करेक्टेड टिल सितंबर. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या सॉल्यूशन है और क्या हमें करना चाहिए बीइंग ए मतलब GSTR 9 या 9C की फाइलिंग के टाइम पर? एक तो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, दैट जो आपकी करेक्ट आईटीसी है, जो भी आपकी करेक्ट है, सपोज यहां पे आपने क्या किया, यहां था तो क्या C+S का, बट आपने I क्लेम किया. जो टेबल 6A है, जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट है, वहां पे I का अमाउंट आ रहा होगा और C और S में अमाउंट कंपैरेटिवली नहीं आ रहा है. जब आप 6B to 6H बाइफरकेट करेंगे तो आप उसको I में नहीं लेंगे, आप उसको C+S में ही दिखाएंगे. सो एटलीस्ट GSTR 9 का पार्ट तो कंप्लीट हो गया. बट वी ऑल नो, सेकेंड पॉइंट, बट वी ऑल नो दैट GSTR 9 से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो इंपैक्ट तभी जाएगा जब मैं ट्रांजेक्शन को ठीक करूं 3B में. ट्रांजेक्शन को ठीक करूं 3B में. सो यू मे सजेस्ट और यू मे नॉट सजेस्ट, बट जब तक मैं 3B में I को कम ना करूं और CS को ना बढ़ाऊं, तब तक इसका इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा. बट दिस पॉइंट हैज टू बी देयर इन योर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, हैज टू बी देयर. कैसे ट्रीटमेंट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि टेबल 6B to 6H में आप करेक्ट बाइफरकेशन देंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ में 3B में, करंट 3B में आप उस ट्रीटमेंट को रेक्टिफाई कर देंगे, रिड्यूसिंग द I और इंक्रीजिंग द C+S, एंड द सेम वुड क्वालिफाई इन योर ऑडिट ऑब्जर्वेशन. यहां पे इस पॉइंट में आपको डिफरेंट ओपिनियन मिल सकते हैं ऑब्वियसली, बट जो मुझे लगा दैट आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. व्हाइल चेकिंग द 2A on one invoice which has been missed in 3B till September, we can't do anything. जो ITC नहीं लिया, GSTR 9 cannot be the returns for taking the ITC. लिया है उसको बाइफरकेशन ठीक है, अदरवाइज मैं फ्रेश ITC नहीं ले सकता. ग्रुप कंपनी इनवॉइस और इंटर कंपनी ब्रांच इनवॉइस. अच्छा, अगर पैन नंबर सेम है, GSTN नंबर डिफरेंट है, तो उस इनवॉइस का अगर पेमेंट नहीं भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि जो शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल क्यों होता है? शेड्यूल 1 पैरा 2 के कारण, शेड्यूल 1 पैरा 2 के कारण टैक्सेबल होता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन टैक्सेबल बनता है शेड्यूल 1 के कारण, तो उस ट्रांजेक्शन की पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इवन विद इन 180 डेज, या कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहां पे अगर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, सेम पैन, मल्टीपल GSTIN, नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर नो रिवर्सल। बट यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यहां पे पैन नंबर डिफरेंट कर दिया। तो जैसे ही पैन नंबर डिफरेंट हुआ, वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। पेमेंट इफ नॉट मेड विद इन 180 डेज, रिवर्स विद इंटरेस्ट। Point number 14, GSTR 3B include the ITC of 1819 taken in September 2019. GSTR 3B include the ITC of 1819 taken in September 2019. तो अगेन वही स्पिल ओवर इफेक्ट, अभी हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो जो सितंबर 19 में मैंने क्लेम किया, तो ये टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेट होगा, 1920 की टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेट होगा। मैं जब बाइफरकेशन करूंगा, आईटीसी का बाइफरकेशन करूंगा 6B to 6H, जो भी इसकी रिस्पेक्टिव फील्ड है, वहां पे जब मैं बाइफरकेशन करूंगा तो मैं वो पार्ट रिमूव कर दूंगा जो पिछले साल से बिलोंग करता है। अगेन मैंने कहा था कि 6J में डिफरेंस क्रिएट होगा, लीव एज इट इज, कैन थिंक टू पुट द रिमार्क, और अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट एज एन एक्सेप्शन मैंने कहा था कि गुड्स जो सितंबर 20 इंपोर्ट हुआ था जनवरी 20 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में, इंपोर्ट के टाइम पे आपने कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सेस एंड आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया। उस आईजीएसटी को हम क्या बोल सकते हैं? आईटीसी ऑफ 1920 विच यू कैन क्लेम टिल सितंबर 20। तो ऐसा ही हुआ कि उसने क्लेम सितंबर 20 में किया। यही वो पार्ट है जो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि 1920 में 1920 की आईटीसी जो 2021 टिल सितंबर ली है, वहां पे सिर्फ अगर ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स है तो उसे टेबल 6 में ही दिखाना है, उसे टेबल 13 में नहीं ले जाना। क्लैरिफिकेशन था इसके कारण, और रीजन क्या था? क्योंकि टेबल 8 के साथ लिंकिंग है। दैट पार्ट आई हैव आल्सो डिस्कस इन डिटेल इन लेंथ कि भाई अगर इनएलिजिबल आईटीसी है, अगर वो डिस्ट्रॉय वाला पार्ट है, मतलब कि उसको पहले मैंने लिया, फिर रिवर्स किया, फिर रिपोर्ट किया, देन इट विल बी कम इन द टेबल 7E आईटीसी, जो ब्लॉक क्रेडिट 17.5 वाली जो रिवर्सल की बात करता है वहां पे आएगा। अगर डायरेक्टली मैंने किसी ट्रांजेक्शन को 4AD में दिखाया, वो ट्रांजेक्शन आपका वहां पे रिपोर्ट नहीं होगा। सो मेरा केस स्टडी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। मैं चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन ले लें, एंड इन द लास्ट 10 to 15 मिनट आई विल कवर द ऑडिट चेक पॉइंट। कुछ एक ऑडिट चेक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो हम पहले क्वेश्चन ले सकते हैं। अरुण जी। हाँ जी सर। लाइक येस्टरडे ओनली मैं किसी की ना GSTR 9 भर रहा था, तो मे बी शायद वो टेक्निकल इशू था। तो एक हमारे क्लाइंट है, उनका जैसे आईटीसी पूरे साल में सपोज आईजीएसटी वाज 1 CR, ठीक है, लेकिन जो 6A में जो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा था वो आ रहा था 80 लाख। तो ये भी मैंने 3 सालों में पहली बार ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ। तो आपकी बाय चांस नॉलेज में आया कि ऐसे भी कोई एरर्स आ रहे हैं तो हमें वेट करना चाहिए? टेबल 6A में एरर आ रहा है, टेबल 8A में भी एरर आ रहा है। कल मैं भी किसी क्लाइंट का देख रहा था, वहां पे भी ऑलमोस्ट काफी साइजेबल अमाउंट था, लेकिन टेबल 8A में 0 आ रहा है। जब मैं एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करता हूं वहां पे प्रॉपर अमाउंट आ रहा है। सो दीज ऑटो पॉपुलेशन आर हैविंग द प्रॉब्लम, ईदर 6A और 8A। अकॉर्डिंगली अगर 9C एप्लीकेबल है तो गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग रिमार्क, एंड इफ पॉसिबल गिव द रिकंसिलिएशन। अच्छा ठीक है, राइट सर। मैं एक चीज और बोल चाहूंगा संजीत जी, सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रेज्ड द टिकट एंड आफ्टर 6-7 days it got resolved. So just try it once यदि आपने नहीं फाइल किया था कभी तक टाइम। हाँ, मैं तो वेट ही करने का, आई थॉट शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाए। तो मतलब आप कह रहे हो ग्रीवेंस रेज करना बेटर है? बेटर, ठीक है, राइट। अरुण जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे इन द केस ऑफ जैसे ट्रैवल एजेंट हो गए स्पेसिफिकली, मेरे को वही ध्यान आता है कि उनके केस में क्या होता है, जीएसटी पर्पस से टैक्सेबल वैल्यू इज वेरी स्मॉल, मे बी देयर कमीशन अमाउंट, सर्विस फीस,
लेकिन जब हम बैलेंस शीट पे जाते हैं तो उसमें सेल्स फिगर काफी एग्जॉर्बिटेंटली हाई होती है, बिकॉज नॉर्मल जो रीइंबर्समेंट आपकी नेटवर्क इश्यू है सर, आवाज होते हैं वो भी हम सेल्स में देखते हैं। हाँ जी, सॉरी, आई अब आपको आवाज? एक बार वापस रिपीट करना कि बीच में इंटरनेट चला गया था, तो एक बार रिपीट अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था जैसे जो ट्रैवल एजेंसी केस में टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी है उनकी कमीशन सर्विस फीस। एग्रीड। लेकिन इनकम टैक्स में बैलेंस शीट पीएनएल बनाते समय हम यूजुअली जो उनके रीइंबर्समेंट्स भी होते हैं एक्चुअल कॉस्ट, वो भी हम सेल्स में डाल देते हैं। करेक्ट। लोग की केस में अलग प्रैक्टिसेस है, कोई इसको अलग से शो कर देते हैं, वो नहीं करते। तो इस केस में क्या होता है, पीएनएल सेल्स इज टू हाई एंड टैक्सेबल वैल्यू एज पर जीएसटी इज टू स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट अमाउंट। तो इस केस में ऑब्वियसली 2 करोड़ हमें एज पर जीएसटी संजय जी आवाज नहीं आ रही आपकी, वापस नेट कनेक्शन, नेट प्रॉब्लम लग रही है मुझे। प्रॉब्लम मेरे एंड पे है या संजय जी के एंड पे है? सर आई थिंक संजय जी के एंड पे नेट का इशू है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो सर मुझे ऐसा लगता है अरुण जी, संजय जी का ये कहना है ट्रैवल एजेंट्स के अंदर जो भी इश्यूज ये जो बता रहे हैं कि अगर कोई भी जो ट्रैवल एजेंट की जो इनकम वाला पार्ट होता है, कमीशन या एयरलाइन वगैरह से जो कमीशन आती हैं, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उनके जो पीएनएल के अंदर जो क्रेडिट होता है उसमें बहुत सारे रीइंबर्समेंट का पार्ट भी उनकी ट्रेड प्रैक्टिस में इनकम का पार्ट या ग्रॉस टर्नओवर का पार्ट बनता है। तो उस चीज को कैसे सिचुएशन को डील किया जाए, यहाँ तक बात तो ये समझ आती है, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? संजय जी आ गए, संजय जी प्लीज कंटिन्यू करें। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट की पीएल में ज्यादा है और उसमें कम है। हाँ जी, तो दोनों में काफी अमाउंट डिफरेंसेस होते हैं। तो इस केस में हमें फॉर द पर्पस ऑफ 9 या 9C हमें देखना है जीएसटी टर्नओवर, राइट, जो सर्विस फी है, जो कमीशन पार्ट है। तो हम वो देखते हैं वो काफी कम है और उसके बेसिस पे हम एनुअल रिटर्न या 9C ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करते। तो कल को क्या ये डिपार्टमेंट के एंड से एक हमारे हमेशा एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप पीएनएल में इतनी ज्यादा फिगर्स रिपोर्ट कर रहे हैं और जीएसटी में आपने ऑडिट नहीं किया। आ सकती है डेफिनेटली, बट स्ट्रॉन्ग रीजन है क्योंकि वो ट्रांजेक्शन जो रूल 33 का जो खर्चा है वो मेरी सप्लाई नहीं है भाई। कोई भी ट्रांजेक्शन का एग्रीगेट टर्नओवर में आने के लिए वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होना चाहिए, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो। बट अगर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट तो दूसरी बात है। सो डेफिनेटली दे कैन आस्क द क्वेश्चन व्हिच यू कैन रिप्लाई। ठीक है, मतलब आ सकता है, आप भी कह रहे हैं कि पीएनएल में बहुत ज्यादा हाई सेल्स रिपोर्ट हो रही है, जीएसटी में नहीं है, बट वी ऑब्वियसली हैव अ वेरी like genuine genuine reason, correct, right sir, thank you. should I move? मैं जो बाकी सर एक छोटी सी क्वेरी मैं रेज करना चाहूंगा। प्लीज। हाँ, आपने भी इनिशियल अपने डेलिब्रेशन के अंदर आपने एक बात बोली कि इन केस ऑफ एडवांस ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं, सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो कोई ऐसी सप्लाई थी जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर जिसके अंदर हमने टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, जिसकी इनवॉइसिंग 1920 में हुई, आपका ये कहना है कि 1920 के अंदर उसको जीएसटीआर 9 में हमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करना? 9 में रिफ्लेक्ट नहीं करना, 9C के रिको के पार्ट में जाएगा अगर 9C एप्लीकेबल है तो। नहीं, 9C के रिको के पार्ट में तो ऑटोमेटिकली जाएगा। अगर मान लो बंदे की टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है आज की डेट में, तो वो 9C तो उसके लिए बनता ही नहीं है। करेक्ट। तो इस चीज को डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन का क्या मोड यूज करें? 9C में तो हम कमेंट दे सकते हैं, 9 में कमेंट नहीं दे सकते। हाँ, 9 में कमेंट नहीं दे सकते, बट रीजन क्या है, जैसे ही आप 9 में ऐड करोगे, मान लो मैं 9 में ऐड करता हूं, वो क्या करेगा, टेबल 9 में वो बोलेगा आपकी टेबल 4 के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे ही अमाउंट अगर मैंने ऐड कर दिया ना उसमें, तो वो टेबल 9 को वो मिसमैच करके नोटिस डेफिनेटली इश्यू करेगा। बिल्कुल। और अगर डिपार्टमेंट क्वेरी करता है तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग रिप्लाई क्या है, मैं उस महीने की, जिस महीने में मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है, मैं उस महीने की जीएसटीआर 1 की टेबल 4 दिखाऊंगा, साथ में टेबल 11B 1 and 2 जो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस की बात करता है, वो दिखाने से मेरा आंसर क्लोज हो जाएगा, मेरी रिप्लाई क्लोज हो जाएगी। सर मैं ये कहता हूँ हम 9 में ऐड ही नहीं करें ना। हम 9 में जब 19-20 के 9 में ऐड करेंगे तो हमारे लिए मुसीबत आएगी। 9 में मैं कह रहा हूँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि 9 में ऐड नहीं करना है, कहीं रिपोर्ट नहीं करनी है। करेक्ट सर, लेकिन मेरा मतलब हम किसी ना किसी और मोड से डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख के, या एक हम लोगों ने एक शॉर्टकट मेथड निकाला था, अगर किसी क्लाइंट की कोई लायबिलिटी नहीं आती तो ₹1 का DRC 3 निकालते हैं, ₹1 सरकार को पे कर देते हैं और उसके ऊपर नीचे कमेंट के अंदर जो मैसेज डालना होता है वो लिख करके भेज देते हैं। नहीं, ट्रू, करेक्ट है सर।
तो चलो हम ये चल चीज रही है। करके दे देते हैं, कम से कम हमने कुछ क्लैरिफाई तो कर दिया ना, डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया, हमारे पास एविडेंस है। Yes. कल डिपार्टमेंट हमें ये नहीं बोल सकता, ये तरीका चलेगा ना सर, कोई Yes, दिक्कत तो नहीं है? परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। जी सर। आई थिंक एक जन ने हैंड रेज की है, कोई पार्टिसिपेंट है, राजेश जी हैं शायद जिन्होंने हैंड रेज किया है। सो राजेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेरी अपनी बता सकते हैं और क्या क्वेश्चन आपका, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ हेलो जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने एक रॉन्गली क्लेम आईटीसी है मेरा, एंड मैं उसको रिवर्स कर रही हूँ, तो उसका जो इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ वो मैं 9 के अंदर शो कौन सी टेबल में शो करूंगी, टेबल 9 में या टेबल नंबर 14 में? 9 में तो शो मत करना, क्योंकि 9 में जब शो करोगे ना तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट 9C में आएगा। हाँ जी। आइदर यू कैन डिस्क्लोज इन द टेबल 14, बेस्ट है, क्योंकि टेबल 14 खाली डिस्क्लोजर पार्ट है, वहां पे क्या कोई वो नहीं है, मतलब उसका कोई लिंकिंग नहीं है, फॉर्मूला नहीं है किसी के साथ में 9C के साथ में, तो बेटर है टेबल 14 में डिस्क्लोज कर दो। मेरा क्या व्यू है, टेबल 9 को मैं लिमिट करता हूं आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, मैं टेबल 9 में कोई भी लाइबिलिटी ऐड नहीं करता जो कि मेरी इनवर्ड ट्रांजेक्शन के कारण क्रिएट हो रही है। ओके ओके सर। एंड सर एक और क्वेश्चन था कि जब हमने इसमें 2A मैच किया, 2A से अपनी आईटीसी को जब मैच कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आईटीसी ऐसा है जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका अब हम मतलब बेसिक के साथ पूरा इंटरेस्ट पे करवा रहे हैं, तो उसको हम 9 में कहाँ शो करेंगे? मतलब 2A का सेम रिप्लाई 14 में आप डिस्क्लोज कर दीजिए, टेबल 9 को टच मत कीजिए। ओके। एंड सर अगर हम सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं टेबल नंबर 11 के थ्रू GSTR 9 में, तो उसकी भी मतलब हमें बाइफिकेशन टेबल नंबर 14 में देनी पड़ेगी नेगेटिव अमाउंट में? सिर्फ डिस्क्लोजर है। रीजन क्या है, जैसा मैंने आपको कहा था ना, जो टेबल 9C की जो टेबल 9 है ना, वहां पे जो 9Q जो अमाउंट है, 9Q जो 9 से लिंक होके आ रहा है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या है बैकएंड में? बैकएंड में फॉर्मूला है GSTR 9 का टेबल 9 प्लस टेबल 10 माइनस टेबल 11। हाँ जी। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इंपैक्ट मेरा वहां पे आ गया। तो आप चाहो तो टेबल 14 में दिखा दो, नहीं चाहो तो दिखा दो, आपकी इच्छा है, क्योंकि खाली सेटिस्फेक्शन लेवल है मेरे हिसाब से, कोई डिस्क्लोजर पर्पस है, नथिंग एल्स। ओके सर, थैंक यू। अरुण जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था प्लीज। जैसे कुछ कलीग से डिस्कशन हुई तो एक ना इसमें 2 ओपिनियन आए। कुछ ने तो क्या किया कि GSTR 9 को पूरा क्लीन करके उन्होंने फाइल किया, और जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज थी उन्होंने 9C में रिपोर्ट करी, और चालान भी उन्होंने 9C में पे करवाया, ये जताते हुए एज एन लाइक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम एज एन ऑडिटर हमने बहुत सारी इसमें डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करी। 35 के डिलीट होने के बाद में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। एग्जैक्टली, एक मजाक भी हो रहा है मार्केट में कि मतलब गवर्नमेंट ने ये देखा कि सब कुछ ही 9 में हो रहा है, तो 9C में तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा। तो इसमें जैसे आप भी अवेयर हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिस की हम 9 में ही सब कुछ रेक्टिफाई करें? ऑडिट में अगर बींगे मैं बात करूं कि भाई 9 हो चाहे 9C हो, कंट्रीब्यूशन जो पर्सन साइन कर रहा है उसी का है, जो टीम लगी हुई है उसी का है, तो देन इन दैट केस इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द 9C। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 9 में थोड़ा सा वेरिएशन रखते हुए 9C में हम उसको ज्यादा क्लियर करें, वो बेटर है, बेटर रहेगा सर। सो दैट इनफैक्ट यूडिन में भी आई से, हाँ, बीइंग ए प्रोफेशनल बॉडी, जब हम अप्रोच करेंगे डिपार्टमेंट को, जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आप यूडीआईएन देखोगे, अगर हमारे इंस्टीट्यूट का यूडीआईएन देखोगे, तो वो भी हमें जो 1920 के लिए यूडीआईएन जनरेट कर रहे हैं ना, वहां पे स्पेसिफिकली कॉलम बना दिया उन्होंने, एग्जैक्टली राइट, सो दैट दे कैन क्वांटिफाई टू द गवर्नमेंट कि भाई कितनी लाइबिलिटी जो हम ऑडिटर है, भले वो 9 में दिखाए ताकि 9C में रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन वो क्वांटिफिकेशन जो किसने किया है वो हमने किया है। सो मेरा व्यू अभी वही है कि फर्स्ट पॉइंट 9C में आप लाइबिलिटी पे करवाएं तो स्ट्रांग मिलेगा, हमें हमारे पॉइंट को स्ट्रेंथन मिलेगी। मतलब प्रोफेशनली 9C में दिखाना बेटर है, टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही करें, इंडिफरेंट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली टैक्स चला गया, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। हाँ जी, राइट, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं बस ये समझना चाह रहा था, जैसे 180 डेज का जो क्लॉज है रिवर्सल ऑफ आईटीसी,
सो अब सर देखिए, अब ये फॉलो जनरली क्लाइंट, कुछ क्लाइंट करते हैं, कुछ क्लाइंट नहीं करते। तो जो नहीं करते, क्या उसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए कि लाइक यू नो रूल 36(4) इज नॉट बीइंग फॉलोड? 100% देनी चाहिए सर, 100% देनी चाहिए। और यदि इस पे हम साइलेंट रहते तो सर हमारी क्या लायबिलिटी है? सर साइलेंट रहने पे लायबिलिटी एज सच, देखो बीइंग एन ऑडिटर एज सच कहीं पे कहाँ लिखा हुआ, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, जीएसटी के प्रावधान में नहीं है। बट मैं अगर बोलूं, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मेरी बीइंग ए रिक्वायरमेंट जब मैं लास्ट में साइन करता हूं सर्टिफिकेशन पार्ट में, वहां पे मैं ये बताता हूं कि सर मैंने जीएसटी के प्रोविजन को सारा चेक किया और मेरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, इट मींस आई हैव चेक्ड एंड फाउंड ओके। सो देयरफॉर 180 डेज एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी केस में नॉन कंप्लाई मिलेगा, हर किसी केस में नॉन कंप्लाई मिलेगा। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन की तरह जाना चाहिए आपका, क्या आपको डिटेल मिली या नहीं मिली, अगर मिली तो क्या है क्या नहीं है, दैट यू शुड क्वांटिफाई। राइट, वेल नोटेड, थैंक्स। सो जितेंद्र सर मैं आगे बढ़ूं? जी सर एक क्वेरी मेरी भी है। यस सर बताएं। DRC 3 में जो पे करते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह तो चार्ज हमें पे करने की जरूरत नहीं है? डिपेंड करता है क्या चीज का पे कर रहे हैं। बेसिकली हमारे क्लाइंट के केस में क्या हुआ था कि उसने CGST SGST के बजाय उसने IGST क्लेम कर लिया था। वो तो सेक्शन 77 मना ही करता है, नहीं क्लेम कर लिया था। ओके हाँ, और ये CGST SGST उसने क्लेम नहीं किया, गलती से उसने, मतलब क्योंकि उसकी सारी बिल में IGST लगा हुआ था, तो इस पर्टिकुलर बिल में जो CGST SGST था उसको भी IGST में क्लेम करके उसने नॉक ऑफ कर दिया। अब उसकी क्लेम तो मिलेगी नहीं, जो CGST SGST उसने मिस कर दिया, लेकिन ये जो अमाउंट IGST के जो उसने कम पे करी वो अब पे कर रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट भी पे करने की जरूरत है? अभी देखो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से तो रिवर्स भी मत करवाओ, मेरे हिसाब से तो रिवर्स भी मत कराओ, फाइट करो। अगर अमाउंट साइजेबल है ना, फाइट करो। रीजन देखो, 9 अक्टूबर के पहले तक तो कोई प्रोविजन ही नहीं था जीएसटी में। सेक्शन 41 42 था, कॉरेस्पॉन्डिंग रूल बोलता था मुझे GSTR 2। क्या आज तक गवर्नमेंट ने GSTR 2 मुझे प्रोवाइड करवाया? आंसर इज नो। अब 2 नहीं था, इसके लिए 36(4) को ऐड किया, और 36(4) को ऐड किया, उसके बाद में अगर है, आई डू अग्री, अगर उसके बाद में उस बंदे ने गलती की है तो ठीक है आप करवाओ, लेकिन उसके पहले का पीरियड है तो आई वुड सजेस्ट कि फाइट करो डिपार्टमेंट के साथ में, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लाइंट पे करना चाहता है, उसके हिसाब से मत करो, इंटरेस्ट मत करो, उसको बोलो अभी फिर असेसमेंट के टाइम पे देख लेंगे इंटरेस्ट। ओके ठीक है, थैंक यू। फाइन। सो मैं लास्ट 15-20 मिनट्स जो है मैं कुछ चेक पॉइंट के बारे में बात कर लेना चाहता हूं, जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं, ताकि अगर मुझे मान लो 2 दिन में अगर किसी की ऑडिट क्लोज करनी है, ठीक है, 2 दिन में अगर मुझे किसी की ऑडिट क्लोज करनी है तो एटलीस्ट उतने पैरामीटर तो चेक कर लें, ताकि क्या मेजर ऑब्जर्वेशन या मेजर चेकिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने कुछ एक पॉइंट बनाए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला काम, आप लास्ट ईयर की 9 और 9C को जरूर देखिएगा। वहां से वो सारे ट्रीटमेंट जो टेबल 10, टेबल 11 में है और ITC में टेबल 12, टेबल 13 में है, तो उसका इंपैक्ट आपको रिमूव करना होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट वाला वो वाला बात हम कर चुके हैं। दूसरा, लास्ट ईयर की 9 की जो टैक्स लाइबिलिटी वाली टेबल है, टेबल 9, वहां देखिए टैक्स पेबल की टोटल और टैक्स पेड की टोटल, उसमें कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या क्लाइंट ने पे किया है या नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं GSTR 9 हम टैक्स ना पे करें तब भी फाइल कर सकते हैं। दैट इज द रेस्पेक्टिव टेबल। ऑब्जर्व नील वर्सेस GSTR 1। ऐसा पॉसिबल था, क्योंकि अभी तो स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल क्या था, लोग मतलब कई क्लाइंट ऐसे थे जो क्या करते थे, 3B नील फाइल कर देते थे और GSTR 1 प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं। वो 3B नील क्यों फाइल करते हैं? ताकि अगर उसमें टैक्स डाल दिया तो जो लेट फीस है, इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज पर डे, वो लेट फीस कन्वर्ट हो जाएगी 50 रुपीज पर डे में, राइट? तो क्या क्लाइंट ऐसा कर रहा है नील फाइल करने का रीजन लेट फीस बचाना तो नहीं है? अगर है तो आप एक बार चेक करके लेट फीस, इंटरेस्ट और टैक्सेस की जो भी लायबिलिटी है वो आप आइडेंटिफाई करें। इंश्योर दैट 3B हैज बीन, अगर GSTR 3B है जो सितंबर 20 के बाद फाइल हुआ है, आप 1920 की बात कर रहा हूं, उसमें जितना भी ITC है उसको डिसअलाउ करवा दीजिएगा।
टाइम बार्ड आईटीसी है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, चेक अगर कोई जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट किया है आफ्टर सितंबर 20, सर मुझे क्रेडिट नोट दिया गया या मैंने अपने क्लाइंट को क्रेडिट नोट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट को क्रेडिट नोट दिया और वो क्रेडिट नोट क्या किया, मैंने जब ऐड किया वो सितंबर 20 के बाद के जीएसटीआर 9 में ऐड किया, क्योंकि मैं रूल के अकॉर्डिंग बात करूं आपसे तो रूल हमें सितंबर तक की बात करता है, बट जीएसटी पोर्टल क्या करता है, अक्टूबर में भी ओपन था, नवंबर में भी ओपन था, दिसंबर में भी ओपन था, ड्रॉप डाउन अमेंडमेंट और डेबिट क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं। उस केस में अगर क्रेडिट नोट सितंबर के बाद में ऐड किया गया है तो इंश्योर दैट रिडक्शन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी नॉट पॉसिबल, रिडक्शन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, C++ का मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। प्लीज ऑब्जर्व द रिवर्सल कैरिड आउट इन 3B एंड फाइंड आउट द रीजन। If the rectification of wrong ITC taken in the previous period, if yes, then see whether it is utilized or only availed, so that you can calculate the interest. क्योंकि खाली availed है, पड़ी हुई है ITC, उसके बैलेंस है अभी तक, then you can simply reverse without interest. और अगर उसने यूटिलाइज कर लिया है then in that case you can pay with interest at the rate of 18%. 180 डेज में डिस्कस कर चुका हूं, सेल ऑफ असेट में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। 18.6 वाला पॉइंट भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। हाँ, एक ये जरूर देखिएगा, ये काफी प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आया, क्या मुझे कोई टैक्स पे करना है? मैंने एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रिसीव किया, मेरे सप्लायर ने मुझे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया, क्या ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट की मेरी कोई जीएसटी लायबिलिटी है? प्राइमा फेसी आंसर नो, प्राइमा फेसी आंसर नो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू चेक क्या इस फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण मैंने सेलिंग प्राइस है उसको रिड्यूस किया है। अगर रिड्यूस किया है तो ये यहाँ पे जो 2 सबसेक्शन 31 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन है ना, वहां पे क्लब हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नॉर्मली रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, बट अगर उसने कंसिडरेशन को, फाइनल सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट, इन दैट केस it will be added in the consideration and the tax liability should be paid. एक नॉर्मल पॉइंट और मैंने सुना है, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर प्रोबेबली, बट एक मैंने पॉइंट सुना है, क्या कहते हैं कि जब कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है तो उसकी जो अलाइड सर्विस है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। सपोज मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की, सर पेट्रोल डीजल आउट ऑफ जीएसटी है, तो पेट्रोल के रिगार्ड में अगर मेरे को एचपीसीएल से कोई कमीशन मिला है तो वो भी आउट ऑफ जीएसटी होगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। हाउ कैन सर? सिंपल सी बात बताएं, आज मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता हूं, ठीक है, मैं सप्लायर हूं, आप परचेस करें और मैंने ये माल आपको भेजा और किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा और आप रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है जस्ट बिकॉज दैट यू आर डीलिंग इन द एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड द ट्रांजेक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्जेम्प्टेड गुड्स? नॉट पॉसिबल सर। सीरियल नंबर 21 ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/17 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उसमें जो 8 ट्रांजेक्शन है, 8 या 9 ट्रांजेक्शन है, सिर्फ उस केस में मेरा ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। इसका ये लिंक कभी मत लगाना कि अंडरलाइंग आइटम एग्जेम्प्ट है तो इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है, अंडरलाइंग आइटम एग्जेम्प्ट है इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है, नॉट पॉसिबल। सो क्या कहना चाहता हूं, एक पॉइंट मैंने आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बताया, एक नॉर्मली पेट्रोल पंप के केस में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पॉइंट है। इनको कमीशन मिलता है और कमीशन के ऊपर जीएसटी पे नहीं होता और ना वो रिपोर्ट होता 3B में ना 1 में, और बड़े बड़े कंपनी के ट्रांजैक्शन मैंने चेक किए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, इफ अगर आपका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, आइडेंटिफाई व्हाई देयर इज नो टैक्स लायबल। एडवांस रिसीव्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रिकंसिलिएशन, मल्टीपल रिकंसिलिएशन यू शुड कैरिड आउट 1 और 3B के बीच में, ई-वे बिल के बीच में अगर पॉसिबल है तो। डिलीवरी चलान का नंबर ऑफ डेज आइडेंटिफाई कीजिए, कब आपने माल भेजा और अभी तक आया या नहीं आया। हो सकता है जॉब वर्क के केस में सेक्शन 143 कहता है वो 1 ईयर और 3 ईयर, और अगर सेल्स ऑन अप्रूवल है तो जो 31(7) है जो नॉर्मली 180 डेज की बात करता है, 6 मंथ की बात करता है, तो वो वाला टाइम पीरियड। कहने का मतलब वो कहीं ट्रांजेक्शन डीम्ड सप्लाई में तो कन्वर्ट नहीं हो गया, इसके लिए मुझे डिलीवरी चलान चेक करना है।
वैल्यूएशन 15.2 की अगर किसी ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करके टैक्स पे करना था और उसने पे किया या नहीं किया, दैट यू कैन चेक। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में जरूर चेक करना सर, ये 100% चेक करना, क्या ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई वो मान रहे, क्लाइंट मान रहे हैं कि सर ये आउट ऑफ इंडिया है, बट एक बार चेक कीजिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है, लाइक इंटरमीडियरी की केस में 13(8)(b क्या कहता है, 13(8)(b क्या कहता है कि सर इंटरमीडियरी की केस में तो प्लेस ऑफ द सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर है, सो इट वुड बी नॉर्मल इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन इवन दो यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन द फॉरेन करेंसी, इट मींस उसके ऊपर C+S पे करना था, बट क्लाइंट उसको एक्सपोर्ट समझ रहा है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सर एक एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन था जिसमें जो अमाउंट है वो INR में आया, नॉट परमिटेड, नॉट द सिचुएशन वेयर परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको एक्सपोर्ट मान रहा है, LUT के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट कर रहा है और कोई टैक्स पे नहीं किया, नहीं सर वो एक्चुअल में भली वो ट्रांजैक्शन आपको एक्सपोर्ट लग रहा है लेकिन वो एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है, यू नीड टू पे द टैक्स, दैट विल क्रिएट ए साइजेबल लायबिलिटी। यस, रूल 40 to 43, अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, या मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन 17(3) में दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ 40 to 43, ठीक है ना, वहां पे क्या है, अगर मेरा आउटवर्ड ट्रांजैक्शन RCA में कवर हो रहा है तो वो भी एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सो यू नीड टू चेक ऑल द पैरामीटर whether rule 42 or 43 has been correctly applied or not। और रूल 40 to 43 मंथली कैलकुलेशन भी होती है और ईयर एंड के बाद में सितंबर तक एक कैलकुलेशन ईयरली बेस पर भी करनी होती है, तो वो आपको चेक करना है। कट ऑफ डेट का ट्रांजैक्शन जरूर चेक कीजिएगा, माइट भी क्या होता है कि ITC नॉर्मली वो ले लेते हैं बेस्ड ऑन द 2A ट्रांजैक्शन, पर एक्चुअली वो गुड्स रिसीव हुआ आपको मार्च के बाद में, 25 मार्च का इनवॉइस था, 31 मार्च का इनवॉइस था, सप्लायर सूरत में है, कस्टमर दिल्ली में है, 31 मार्च को अगर माल डिस्पैच हुआ है तो ये तो गारंटीड है कि वो 31 मार्च को मेरे पास नहीं पहुंचेगा, बट वो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर का है, इसको हटाने के लिए वो क्या करते हैं, वो सेम ईयर में ITC ले लेते हैं, बट ये इनकरेक्ट है एज पर 16(2). 2A 3B का रिकंसिलिएशन, GSTR 1 GSTR 3B का रिकंसिलिएशन। सर एक चीज पे रोकूंगा सर मैं आपको, सर जैसे आप कह रहे हैं ये 2A और 3B का रिकंसिलिएशन जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमने 2A और 3B का रिकंसिलिएशन किया, हमने ये देखा कि कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जिन्होंने आइदर अपने रिटर्न फाइल नहीं की या बिल को करेक्टली एंटर नहीं किया, हमारे 2A में प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं है। और अगर अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होता, मान लो 10-20 हजार रुपए का अमाउंट है और क्लाइंट एक्सपेक्ट के भैया इसको डिपॉजिट कर दे, शुड वी डिपॉजिट दिस अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट? इंटरेस्ट के लिए तो सिर्फ मुझे ये देखना है क्या वो ITC यूज हुई है या नहीं हुई है टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। अगर यूज हुई है तो 18% विद इंटरेस्ट, मतलब 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आज तक वो कंसिस्टेंटली अमाउंट लाइंग है इन द ECL, तब इंटरेस्ट मत पे करो, इंटरेस्ट ना पे करें, क्योंकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी ITC की जो डिराइव होती है वो 50 सबसेक्शन 3 से है। 50 सबसेक्शन 3 वो GSTR 1, 2, 3 वाले कॉन्सेप्ट की बात करता है जो आज तक नहीं है, तो 53 में तो कवर नहीं होगा। ये कहां कवर होगा? 50 सबसेक्शन 1 में कवर होगा कि अगर मैंने टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट किया है तो फिर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, रेट 18 होगी। सर किस सिचुएशन के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% लगाएंगे? ITC लिया है, मैच नहीं कर रहा, और अभी जैसे मान लो 2B की बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, अभी 2B इफेक्टिव हो चुका, ITC लिया है मैंने और एक्सेस क्लेम कर लिया, उसके बाद भी ले लिया, अब मैं रिवर्स कर रहा हूं तो यहाँ पे 24 होगा। यू मीन टू से एक्सेस क्लेम कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, then we are going to pay, then 24% interest will be leviable। See, मेरा क्या है सर, जब तक वो मैचिंग और जो कॉन्सेप्ट था ना वो नहीं था 9 अक्टूबर के पहले, तो मुझे इफेक्टिवली 18 ही पे करना है। जी सर। उसके बाद में जब वो मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका 2A के साथ में और 2B के साथ में, तब यहाँ पे अगर आपने एक्सेस क्लेम कर लिया, इवन दो आपके 2B में नहीं आ रहा बट क्लेम कर लिया, इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्सल विल अट्रैक्ट 24 इवन दो you have adjusted with liability or not adjusted with the liability। अच्छा, बड़ा खतरनाक चीज है सर ये। yes। जी सर, लास्ट स्लाइड है मेरी, लास्ट स्लाइड है, मैं डिस्कस करता हूँ। चेकिंग फ्रॉम 2A नॉट फॉर द पर्पज ऑफ 36(4) मेक द फिल्टर, जैसा मैं आपको इनिशियली बताया था, प्लेस ऑफ सप्लाई एटसेट्रा।
आरसीएम के केस में आपको वो हेल्प करेगा 8A। एंड आरसीएम की लाइबिलिटी नॉर्मली कई लोग आज भी कहते हैं कि सर आरसीएम में तो हमेशा इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, C+S पे होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है सप्लायर का लोकेशन अगर आउट ऑफ योर स्टेट है तो आपको IGST पे करना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई द प्लेस ऑफ द सप्लाई प्रोविजन। जो आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया है, check that whether it is for service transaction, and if it is for services, why the same should not be treated as an import of service। भाई अगर आपने फॉरेन पेमेंट किया, मतलब सप्लायर बाहर का है, आप इंडिया के हैं, और प्लेस ऑफ द सप्लाई अगर मान लो इंडिया है, तो वो ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ सर्विस का हो गया। तो आरसीएम की लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई है या नहीं हुई है। लास्ट स्लाइड मेरी, अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, चेंज इन द रेट ऑफ द टैक्सेस, जो कि ओवरराइड करता है सेक्शन 12 को भी और सेक्शन 13 को। बट गुड्स के केस में ठीक है, नोटिफिकेशन आया था 40 और 66, उसके बाद में मैं कह सकता हूं सेक्शन 14 डज नॉट ओवरराइड द सेक्शन 12, बट हाँ 13 को ओवरराइड करता है। सो कहने का मतलब क्या है, जब रेट चेंज होता है तो उसके बाद में सपोज रेट इंक्रीज हो गया, तो नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है कि सर इनवॉइस को बैकडेट में बनाओ, इनवॉइस को बैकडेट में बनाओ। पेमेंट मान लो 4 दिन बाद में आता है, तो चेंज इन द रेट ऑफ द टैक्सेस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का एक गजब का मैट्रिक्स है। मतलब हम 3 चीजें चेक करते हैं, पेमेंट कब आया, इनवॉइस कब बनाया और सप्लाई कब हुई, ठीक है ना। इन 3 चीज को ध्यान में रखते हुए हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। सो अगर पेमेंट 4 दिन के बाद में बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो बुक्स को इग्नोर करता है, सेक्शन 14 बुक्स को इग्नोर करता है, डेट ऑफ द क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विल बी कंसीडर्ड। सो दैट यू नीड टू अप्लाई, कि ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट उसने रिडक्शन ऑफ द रिड्यूस टैक्स रेट का बेनिफिट लेने के लिए पीछे की डेट में बुक एंट्री कर दी है। So from my side, sir, this webinar is completed. I will share the presentation after this webinar, and anything from now it's over to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for such a wonderful deliberation. It was a very nice discussion. You have shared very lot of things, very related issues related to GSTR 9 and 9C, which is very useful for our professional work for filing GSTR 9 and 9C. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Thank you. And I would also like to thank all the GC analysts and members for moderating this session, and all thank you to all the Yes, sir. Thanks. So, should I leave? Over to Jitendra, sir. एक मिनट सर, 1 मिनट। I'm not able to share the screen. Please enable this. सचिन जी हैं क्या? हेलो हेलो सर, सचिन जी हैं? नहीं है, सचिन जी हैं। सचिन सर, सचिन सिन्हा सर, अगर आप हैं लाइन पे तो एक बार आ जाइए। शायद आई थिंक नेहा शायद अभी थी लाइन पर बीच में। हाँ। मैं एक बार चेक करता हूँ। प्रॉब्लम सचिन जी का रिप्लाई है, माइक में प्रॉब्लम है कुछ। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। सचिन सर, आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है सर के लिए, तो आप जरा एक बार उसको शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर। Sir, I have the certificate, but I'm not able to share the screen. नहीं, मैं आपको वो बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। नेहा जी, हेलो नेहा जी, नेहा जी लेफ्ट कर गई है। नहीं, एक मिनट। मैंने नेहा जी को जोड़ लिया है। एक्चुअली मुकेश जी मेरे व्हाट्सएप पर था, मुझे मुकेश जी शेयर नहीं करना आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बात करी। एक बार आप चेक करिए जरा। नेहा जी आपको पोस्ट बना दिया, आप एक बार शेयर करें।
आई थिंक नेहा जी। Yes, sir. Thank you so much, Arun you so much. Chhajer sir, for this wonderful lecture on GST 9 and 9C. Thank you so much. और आपने जिस तरीके से आज पूरा डेलिब्रेशन दिया है उससे हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो जीएसटी ऑडिट के ऊपर और एनुअल रिटर्न के ऊपर पूरे खुल गए। और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन आपका रहा जितेंद्र अरोड़ा सर के साथ और नेहा जी और अपने संचित जी जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के ये कर्णधार हैं तीनों। और इन्होंने जिस तरीके से अभी पिछले लास्ट वीक से लेकर के अभी तक इन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए अपना बहुमूल्य जो सुझाव और वो सारा एफर्ट्स लगाए उसके लिए आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण छाजर जी ये हमारे ग्लोबल चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आप फर्स्ट टाइम आए जी सर। और हमें इतना अच्छा लगा आपने डेलीब्रेशन दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। Definitely. और हम आपको अलग अलग टॉपिक पे जीएसटी के अलग अलग टॉपिक पे एकदम रेगुलर आग्रह करेंगे कि आप अपना कीमती समय दें और हमारे ज्ञान को जो थोड़ा सा संवर्धित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश सिंह, फाउंडर प्रेसिडेंट ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स। आप सभी अटेंडीज जो अब जुड़े हैं, लगातार जुड़े थे, मैं देख रहा था, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र अरोड़ा जी, संचित जी, नेहा जी, आप सबों को भी बहुत बहुत दिस ग्रेट एफर्ट्स के लिए। और सर ये हमारे तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आपको आज का डेलिब्रेशन के लिए ये स्क्रीन पे। और ये सर मैं आपको अभी मेल भी करूंगा और इसके अलावा इसको फ्रेम करा के हम फिर आपको पर्सनली भेज भी देंगे। ठीक है सर। और अभी क्या है कि ये डिजिटल वर्कशॉप में ये हैंड टू हैंड नहीं दे पाएंगे, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें आप। मेरी प्लेजर, माय प्लेजर सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है अरुण छाजर जी, सर थोड़ा थोड़ा टाइम हमें देते रहिए करिए, थोड़ा सा नए नए टॉपिक जैसे भी बहुत डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हम नेक्स्ट मंथ में भी कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे ई इनवॉइसिंग जैसे हॉट टॉपिक हैं जो 1 अप्रैल से छोटे कुछ एसएससीज के ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। तो सर थोड़ा सा टाइम हमारे लिए आप जरूर निकाल के रखें। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम एक और भी प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। मैं संचित जी और नेहा जी से सारा प्लान बना के सर आपसे एक बार बात करेंगे, अगर आपकी अवेलेबिलिटी हुई तो सर आपका कंट्रीब्यूशन जरूर चाहे। प्लीज धन्यवाद सर आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड बाय टू ऑल। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू जितेंद्र सर, और हमारे Thank you, सामने मुकेश जी। दीप प्रकाश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा नीरज जी, कृष्णा सर बहुत बहुत धन्यवाद। दीप शुरू से नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो आज के पैनलिस्ट हैं हमारे गुरु सीए सुनील रस्तोगी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लाइन पे हैं तो एक बार आए। सुनील जी अभी शायद लाइन पे नहीं है। नहीं मैं लाइन पे हूँ, ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू वेरी मच। मैंने बड़े ध्यान से सुना और अरुण जी का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा रहा, और इनसे तो इनको हमें बार बार बुलाना होगा और इनसे टाइम टू टाइम गाइडेंस हमें लेनी होगी। बहुत अच्छी तरीका है इनका प्रेजेंट करने का, बड़े सॉफ्ट और काइंड तरीके से इन्होंने समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और सर अरुण सर मैं 1 मिनट अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल है हमारा, आप फर्स्ट टाइम है तो मैं सोचूं कि अपना इंट्रोडक्शन आपको कराने का मौका ना गवाऊं। तो ये हम लोग पिछले 6 सालों से इस संस्था को रन कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे जो वर्कशॉप है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग कराते हैं। अभी कोविड में ये अभी डिजिटल मोड में चल रहा था, उससे पहले हम लोग फिजिकल मोड में कराते थे और महीने में 2-3 वर्कशॉप अलग अलग टॉपिक पे हम लोगों ने जरूर कराए। अभी सिर्फ कोविड की बात करें तो 127 वेबिनार, 10 अप्रैल 2020 को पहला वेबिनार किया था कोविड ये लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद, और अब तक 127 वेबिनार किए हमने।
और इसी फरवरी में 2 फिजिकल वर्कशॉप भी हो गए। 2 फिजिकल मीटिंग हमारी हो चुकी है और इस महीने और 2-3 वर्कशॉप हमारा शेड्यूल है। तो ये हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और जो हमारा एक मेगा इवेंट होता है उसके बारे में बताऊं, ये यूनियन बजट जो 1 फरवरी को आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर 2 फरवरी को हम लोग रेगुलरली चर्चा जरूर करते हैं यूनियन बजट के ऊपर। ओके। और वो मैं बताऊं सर, नॉर्थ इंडिया की बात करूं सिर्फ, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है नॉर्थ इंडिया में। मतलब जब जहां तक वो क्राउड की बात है तो सिर्फ प्रोफेशनल ही ज्वाइन करते हैं और करीब 1,500 प्रोफेशनल के आसपास हमें ज्वाइन करते हैं फिजिकल। और मतलब जो बड़े बड़े जो लीगल बॉडीज हैं उनसे भी ज़्यादा हमारे साथ लोगों ने ज्वाइन किया है। और लास्ट टाइम हो उससे पहले वाला हो, तो ये हम लोग का एक बहुत ही अच्छा, हमारा जो टीम है वो इतना कनेक्टेड है एक दूसरे से और इतना डेडिकेटेड है कि हम लोगों का मतलब एफर्ट्स दिखता है। कभी आपको भी मौका लगे तो हमारे उस बड़े प्रोग्राम में आए। वैसे इस साल हमारे 3-4 बड़े प्रोग्राम शेड्यूल हैं अभी से लेके पूरा साल खत्म होने तक। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर। और काफी अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इस मंच पर अपना जो भी नॉलेज है मैं शेयर किया। यस सर, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।